गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था करप्शन का। उसके आगे हम देखेंगे अब टाइप्स। करप्शन में बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको समझते हुए और रियल लाइफ एग्जांपल जो न्यूज़ वाले हैं उनको देखते हुए हम चलेंगे। ठीक है, तो एक कौन पहला टाइप क्या है? कोअर्सिव ब्राइबरी, यानी जबरदस्ती की रिश्वतखोरी। एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को डरा धमकाकर, जानबूझकर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर जबरदस्ती उसे पैसा ऐंठना, पैसा छीनना, ठीक है, उसे कहते हैं कोअर्सिव ब्राइबरी। ठीक है, अब थोड़ा-सा लैंग्वेज पढ़ेंगे। देखिए, क्या करता है जब कोई अधिकारी है, जैसे अधिकारी में कौन? पुलिस होगा, बाबू होगा, सरकारी कोई कर्मचारी होगा, ठीक? अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके आपको डराकर, मजबूर करके पैसा वापस ले लेता है, पैसा लेता है, ठीक? तो ये क्या है? कोअर्सिव ब्राइबरी, ठीक है? इसमें क्या है? रिश्वत देने वाला जो है खुशी से नहीं बल्कि डर और मजबूरी से पैसा देता है। ये लाइन याद रखिएगा, कोअर्सिव में क्या रहता है? डर रहता है और मजबूरी। कोअर्सिव ब्राइबरी, ठीक है? ये क्यों होता है? कोर्सिव ब्राइबरी कब एग्जिस्ट करता है? देखिए, पावर इम्बैलेंस, एक के पास ज्यादा ताकत है, एक के पास नहीं है। मतलब एक क्या है? एक डैम साहब है, एक क्या है? एक कॉमन मैन है, ठीक? तो आप अगर बैट खराब वाले डैम साहब होंगे तो कॉमन मैन को ये पावर इम्बैलेंस होगा तो क्या करेंगे? शोषण करेंगे उसका। अधिकारी के पास पावर होती है, आम आदमी के पास नहीं होती। काम रुकने का डर। कोर्सिव ब्राइबरी कब होती है? काम रुकने का डर। आपको कोई काम करवाना है, नहीं हो रहा है, पैसा माँगा जा रहा है। आपको लगता है कि यार क्या इन पचड़ों में पड़ेंगे, हमारा सब व्यवस्था तो एकदम वैसे ही है, घिसी-पिटी व्यवस्था है, दे के आगे बढ़ो, अपना काम करो। तो आप क्या करते हैं, जल्दी काम चाहिए इसलिए लाइसेंस, एफआईआर, फाइल-फाइल इन सब के लिए जल्दी से पैसा देके आगे बढ़ते हैं। अकाउंटेबिलिटी कम होती है। 3 चीज़ें होंगी, पावर इम्बैलेंस, काम रुकने का डर और अकाउंटेबिलिटी कम होगी। तो अधिकारी क्या है, इनके अंदर डर नहीं है। क्यों? पकड़े जाएँगे तो क्या ही हो जाएगा? ये एटीट्यूड डेवलप हो जाना, क्या ही कर लेंगे लोग, ठीक है? ये एटीट्यूड डेवलप होना। तो इससे क्या होता है, कोर्सिव ब्राइबरी जन्म ले लेती है। इन 3 वजहों से, पावर इम्बैलेंस, काम रुकने का डर, अकाउंटेबिलिटी कम होना, ठीक? तो क्या आएगा? कोर्सिव ब्राइबरी। इसके एग्ज़ाम्पल देखेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है, लेकिन फिर हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देखेंगे न्यूज़ के। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो आपको बाबू क्या बोलेगा कि ₹1000 नहीं दोगे तो फाइल अटक जाएगी। तो क्या है, आप मजबूरी में पैसे देते हैं। क्या है? कोर्सिव ब्राइबरी। पुलिस के पास गए। दूसरा एग्ज़ाम्पल, पुलिस बिना वजह रोक ले आपको, ठीक है? कहा कि पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगा देंगे, ज़बरदस्ती का झूठा, ठीक? तो क्या है? कोर्सिव ब्राइबरी है, डर दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देखिए, ठीक है? 9 अप्रैल 2026, 9 अप्रैल 2026 एफडीए इंस्पेक्टर बुक्ड फॉर डिमांडिंग 15 लाख ब्राइब इन गुटखा ट्रांसपोर्ट केस, ठीक है? कोल्हापुर का न्यूज़ है। अ केस वाज रजिस्टर्ड विद द Lakshmipuri police station on Tuesday night against an officer of Food and Drug Administration from Kolhapur, currently posted in Solapur, for allegedly demanding a bribe for 15 lakh from an intermediary to prevent action against a truck owner and driver in a गुटखा transportation case, ठीक है? अब दूसरा देखिए, ये क्या था? ये कौन सा था? कोर्सिव ब्राइबरी। कोर्सिव ब्राइबरी का एग्जांपल। अब दूसरा टाइप देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं? दूसरा टाइप है मिलीभगत वाला भ्रष्टाचार। मिल-जुल के करप्शन करते हैं, ठीक है? इसको कोलोजिव करप्शन कहते हैं, ठीक है? कलेक्टिव करप्शन करते हैं ना, बस वही वाला, ठीक है? देखिए, जब 2 लोग या पक्ष, जैसे अधिकारी या कंपनी, 2 पक्ष या 2 लोग आपस में मिलकर नियम तोड़ते हैं। दोनों नियम तोड़ेंगे किस लिए? अपने फायदे के लिए, फायदा कमाते हैं। तो इसे मिलीभगत वाला भ्रष्टाचार कहते हैं, ठीक है? 2 लोग या 2 पक्ष मिल-जुल के नियमों का उल्लंघन करें और गलत तरीके से पैसा ऐंठने की कोशिश करें, जिनमें दोनों का फायदा होता है, ठीक है? तो क्या है, दोनों खुशी-खुशी मिलकर खेल करते हैं कि मिले सूद मेरा तुम्हारा, हम दोनों का हो फायदा, इस मोड में रहेंगे, ठीक? क्यों होता है? डबल फायदा, यानी दोनों का फायदा रहता है इसमें। अधिकारी, कंपनी दोनों पैसा कमाते हैं। सीक्रेट डील रहती है इनकी आपस में, दोनों पक्षों की। सब कुछ अंदर ही अंदर होता है, बाहर किसी को पता चलता नहीं। सिस्टम का मिसयूज़ करते हैं, नियमों का जानबूझकर तोड़ते हैं। एक अधिकारी है, ठीक? एक अधिकारी है, एक कंपनी है। सरकार को लूटने पे आ गए, तो क्या करेंगे? ठेकेबाज़ी आपस में कर लेंगे। मान लीजिए डैम साहब हैं, ठेकेबाज़ी इधर कर दी, गवर्नमेंट से पैसा ऐंठ लिया।
ठीक है, मिसयूज ऑफ फंड का जो एग्जांपल बनता था उसी का बता रहे हैं। फंड को मिसयूज करके कहा कि कंपनी में इतनी लगेगी, इतना सारा पैसा चाहिए, लगा दो। ठीक है, तो दो मिलके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हो सकता है आम आदमी किसी को, कॉमन मैन को नुकसान पहुंचाए, बस पैसा हटना है किसी तरीके से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बात समझ जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ठेकेदार और अधिकारी, सरकार एक रोड बनवाने का प्रोजेक्ट दे देती है। क्या होता है, असली लागत है 10 करोड़, दिखाया गया 20 करोड़। असली लागत कितने की आ रही है, 10 करोड़ की, और कितने का दिखाई दे रहा है, 20 करोड़ का। ठेकेदार को एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, वो अधिकारी को उसमें से वो हिस्सा दे देता है अधिकारी को। ठीक, दोनों को जनता का पैसा बर्बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम पेपर लीक, ये तो होता ही रहता है देश के अंदर, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, परीक्षा होने से पहले पेपर लीक हो जाए। अधिकारी, कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें मिलकर काम करते हैं। इनको पता है कि पेपर लीक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, प्रोटेस्ट होंगे, फिर पुलिस डंडा वंडा चला के बराबर कर देगी, फिर से वही घिसा पिटा चीज शुरू हो जाएगा। ठीक, तो स्टूडेंट को पैसे लेकर पेपर दे दिया जाता है, पेपर लीक कर देंगे सरकारी वाला, और हो सकता है स्टूडेंट्स को से पैसा लें और उनको पेपर दे दें, तो सबको फायदा, ऑफिसर, कोचिंग, स्टूडेंट्स को भी। लेकिन क्या है, ऑनेस्ट स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है, कुछ जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं जबरदस्त तरीके से, उनके साथ हो जाता है इनजस्टिस, और वही सड़कों पे आपको दिखाई देते हैं, क्या करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए, फिर लाठियां भी खाते हैं, दोहरी मार झेलते हैं। एक तो पैसा गया, समय गया, पैसा तो जाता ही जाता है, समय भी गया, और ऊपर से डंडा भी खाया, और मेहनत भी किया, गाली भी खा ली। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल, एसआई रिक्रूटमेंट 2021, राजस्थान हाईकोर्ट फ्लैग्स डीप सिस्टमैटिक फेलियर, 6 अप्रैल 2026, जयपुर का मामला है। When Rajasthan High Court cancelled the sub-inspector recruitment 2021 on Saturday, it did so while calling the exercise a systematic failure that had irreversibly damaged the credibility of the process. In its order, uploaded late Saturday night, the division bench of acting Chief Justice Sanjeev Prakash Sharma and Justice Sangeeta Sharma said the recruitment was vitiated at multiple levels, making it impossible to salvage. ये एग्जाम्पल है, मेहनत करिए और एक समय के बाद आता है कि कैंसिल कर दो सब। एसओजी प्रोब्स मनी ट्रेल बीएसटीसी एग्जाम स्कैम, 8 अप्रैल 2026, जयपुर का मामला है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा इसमें, ये सब एग्जाम्पल है। ये तीसरा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखिए, पेपर सॉल्वर रैकेट बस्टेड इन दिल्ली, आईआईटी, एनआईटी and other top institute students used to solve exam question remotely. समझ में आया? आगे ये देखिए, 3 teachers held for class 12 economics paper leak, CBSE officially suspended. 2 अप्रैल 2018 का मामला है, पुराना मामला है, लेकिन अभी जो 3 दिखा था ऊपर वो लेटेस्ट वाला है। लेकिन हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल्स देखने हैं, रियल लाइफ। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल है, 15 ईयर आफ्टर नेवी एग्जाम पेपर लीक, सीबीआई कोर्ट कन्विक्ट्स ऑफिसर बिजनेसमैन, a former naval commander and the proprietor of coaching center was convicted for leaking paper of the Western Naval Command's LDC exam in 2010. 17 सितंबर 2025 का ये मामला है, इतना पुराने पेपर का मामला भी चल रहा है। अब देखिए तीसरा टाइप, लालच आधारित भ्रष्टाचार, ग्रीड बेस्ड करप्शन। ग्रीड बेस्ड करप्शन, इसमें क्या होता है, लालची हो जाते हैं, मतलब सब कुछ होने के बावजूद, आप साधन संपन्न है, सब कुछ है, सारी व्यवस्था आपके पास है, लेकिन फिर भी और चाहिए, और भूख है हमको, हमारी भूख शांत नहीं हो रही, हम हैवान हैं, हम भेड़िया हैं, हमारी जो भूख है वो शांत नहीं हो रही है, तो ये ग्रीड बेस्ड करप्शन है। ठीक है, जब व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद ज्यादा पैसा, पावर, संपत्ति पाने की, ठीक है, पाने के लिए गलत काम करे, तो उसे ग्रीड बेस्ड करप्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिमाग में ये रखिएगा कि इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है, इसमें कोई मजबूरी नहीं होती, सिर्फ एक सोच होती है, और चाहिए, जितना मिले कम है, बस और चाहिए की भावना भरी रहती है एक तरीके से। ठीक है, क्यों होता है, अनलिमिटेड डिजायर, असीमित इच्छाएं, जितना मिलता है उससे ज्यादा चाहिए। वीक एथिक्स, कमजोर नैतिकता, सही गलत का फर्क पता होता है, फिर भी लालच
जीतता है इसमें। सोसाइटी में पैसे की वैल्यू ज़्यादा है। पैसा क्या बोलता है? पावर, रिस्पेक्ट, इसलिए लोग गलत रास्ता चुनते हैं। समझ में आया? तो क्या है, इसमें कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके पास पूरा चेतना होता है, चेतनशील रहता है कि गलत है, लेकिन भूख इतनी भयंकर है कि जितना मिल जाए कम है, भर ले बस। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए सीनियर ऑफिसर, एक अधिकारी की सैलरी क्या है? 2 से 3 लाख रुपए महीना। ठीक? फिर भी क्या है, पहले से घर, गाड़ी सब कुछ है, फिर भी क्या चाहिए उनको? करोड़ों का घोटाला करता है, विदेश में प्रॉपर्टी खरीदता है। तो क्या ये मजबूरी तो नहीं थी? ये क्या है? ग्रीड बेस्ड करप्शन। सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए, और चाहिए। राजनेता अपनी एक नेता अपनी प्राइवेट कंपनी को क्या है? सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है, बिना कॉम्पिटिशन के ठेका, पैसा सीधे अपनी पॉकेट में, जनता का नुकसान और खुद की संपत्ति को बढ़ाना। तो क्या है? लालच, ग्रीड बेस्ड करप्शन है ये। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, ये ग्रीड बेस्ड करप्शन का एग्जांपल है। एसीबी नेट्स फॉर्मर डिप्टी मामलादार इन 1.22 करोड़ डीए केसेस। 8 अप्रैल 2026 राजकोट न्यूज, द एंटी करप्शन ब्यूरो हैज रजिस्टर्ड अ disproportionate asset case against Chandraseen Moori, a former deputy mamlatdar in Surendranagar, following an probe that revealed asset for exceeding his known source of income. ठीक है? सब कुछ होने के बावजूद और चाहिए वाली भावना। ये देखिए, ईडी राइट्स टू तमिलनाडु डीजीपी accuses नेहरू ऑफ करप्शन अगेन। 8 दिसंबर 2025 चेन्नई का मामला है। द ईडी हैज अगेन रिटन टू तमिलनाडु चीफ सेक्रेटरी एंड DGP accusing Minister K.N. Nehru of corruption. This time ED alleged the minister collected through his relatives 7.5% to 10% of the total contract value from contractors in tenders awarded by the municipal administration and water supply department. ठीक है, लेकिन क्या है? लालच नहीं जा रही है, ग्रीड बेस्ड बचे हुए। ये देखिए, ये रायपुर की न्यूज है, कब की है? 10 अप्रैल 2026, छत्तीसगढ़ लीकर स्कैम। EOW names ex-CM Baghel's डिप्टी सेक्रेटरी इन 9th चार्जशीट। ठीक है, भूपेश बघेल का नाम सुना है ना, वही इसमें इन्वॉल्व हो गए। द स्टेट इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ऑन वेडनेसडे सबमिटेड द 9th सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन द अलीज रेट कितना है? 2,883 करोड़ 2,883 crore liquor scam case before a special court here. It named 3 arrested accused, including former CM Bhupesh Baghel, then Deputy Secretary Soumya Chaurasia, Krishna Kumar Srivastava, and Devendra Datsena. The probe agency said it has established distinct role for each of the 3 accused. Greed-based corruption का एग्जाम्पल और देखिए, अब क्या है? नीड बेस्ड करप्शन। अभी क्या चल रहा था? ग्रीड बेस्ड, अब क्या है? नीड बेस्ड। नीड क्या? जरूरत। जब कोई व्यक्ति मजबूरी या जरूरत की वजह से रिश्वत लेता है, लालच नहीं होता, जरूरत के आधार पर भ्रष्टाचार करता है। ठीक है, और क्या क्या क्यों होता है? ये सोच आती कहाँ से? घर चलाना है, इलाज कराना है, इसलिए पैसे लेने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सैलरी वगैरह होती नहीं इन लोगों की। क्यों होता है? कम वेतन, लो सैलरी, नौकरी है लेकिन सैलरी बेसिक खर्च भी नहीं चला पा रही, महंगाई है तो खर्च बढ़ जाता है, किराया, दवा, फीस बढ़ जाती है, तो क्या करते हैं? रिश्वत लेने लगते हैं। फैमिली प्रेशर, परिवार की जिम्मेदारी, तो बच्चों की पढ़ाई, इलाज, शादी, सब कराना है, तो क्या करते हैं? रिश्वत लेने लगते हैं। तो क्या है? ये नीड बेस्ड, लालच नहीं, नीड। क्यों? सैलरी कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है, खर्च बहुत ज्यादा हो गया, सैलरी उतनी है ही नहीं, तो क्या करते हैं? वो मजबूरी में लगते हैं लेने रिश्वत। तो ये क्या है? मजबूरी में गलत रास्ता चुनते हैं, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं करना है कि मजबूरी है तो ये भ्रष्टाचार कर रहा है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार नहीं करना है, इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि मजबूरी है इसलिए कर रहे हैं, बस ये बताया जा रहा है आपको कि एक और टाइप है नीड बेस्ड। ठीक, गलत ये भी है कि आप अपने नीड के लिए दूसरे, उसको सामने वाले को भी तो नीड होगा ना, तो आप उसके साथ गलत कर रहे हैं अपना फायदा चुनने के लिए केवल। एग्जाम्पल, सरकारी क्लर्क। एक क्लर्क की सैलरी कितनी है? 15 से 20 हजार मान लीजिए। तो घर में क्या है? बच्चों की फीस है, माता पिता की दवा है, तो फाइल क्या है? जल्दी पास करने के लिए 200 से 500 ले लेता है।
यहाँ इंटेंशन क्या है? अमीर बनना नहीं, घर चलाना है। और ऊपर ग्रीड बेस्ड क्या था कि सब कुछ है, लेकिन हमको और चाहिए, अमीर बनना है और बनना है, तो उसके लिए लालच का रास्ता चुना। यहाँ क्या है? मजबूरी है, नीड बेस्ड करप्शन कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा, पुलिसकर्मी, एक कांस्टेबल का वेतन बहुत कम है, तो ओवर टाइम कर रहा है, स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, तो क्या है? छोटे केसेस में 100 रुपया ले लेता है, कहता है 100 रुपया दे दो, जाने दो। ठीक है? तो यहाँ क्या है? सर्वाइवल माइंडसेट है, लग्ज़री नहीं। तो क्या है? नीड बेस्ड। अब देखिए, हमें क्या देखना है? अब अगला टॉपिक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ध्यान रखना है कि इसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, परसेप्शन। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, वो बहुत ज़्यादा सटीक नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है? उसमें संख्या-वंख्या नहीं बताता। क्या बताता है? धारणा, परसेप्शन बताता है। अब इसको देखेंगे। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स अब हर साल आता है, तो आप लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालती है इसको, और आप हर साल पढ़ते हैं, रैंक पढ़ते हैं, स्कोर पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान से पढ़ना है अब, ठीक है? क्या इसे कौन बनाती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये निकालती है। हर साल बताता है कि दुनिया के किस देश में लोग कितना भ्रष्टाचार महसूस करते हैं। वर्ड यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहे हैं, की वर्ड है ये, महसूस करना। ये याद रखिएगा, बहुत बेसिक अंतर जो है लोग भूल जाते हैं, इसमें ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि इसमें नंबर वगैरह दे देता है, वो जब ऑप्शन देता है तो लोग टिक कर लेते हैं ऑप्शन कि सही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा है नहीं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में केवल परसेप्शन है, लोग महसूस करते हैं उस देश के अंदर कि कहाँ कितना भ्रष्टाचार है। ये एकदम सटीक नहीं बताता। एक-एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सीपीआई ये नहीं देखता कि असल में कितना करप्शन हुआ है, बल्कि ये देखता है कि लोग कितना करप्शन दिखता या महसूस होता है, मतलब उनको कितना दिख रहा है। लोगों को, वहाँ के देश के लोगों को कितना महसूस हो रहा है कि यहाँ करप्शन है, कितना पैसा झेला हुआ है, ठीक है? कितना दिखता है उनको। एग्ज़ाम्पल के लिए, मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट में गए, तो आप किचन के अंदर नहीं देख सकते, ठीक है? आप किचन के अंदर नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन स्टाफ कैसा है, सर्विस कैसी है, लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है? उस किचन रेस्टोरेंट में, ये आप देख सकते हैं आराम से। तो इन सब से क्या है, आप एक फीलिंग बना लेते हैं कि ये रेस्टोरेंट अच्छा है, खराब है, ठीक? सीपीआई भी यही करता है। एक्सपर्ट्स की राय से देश कितना भ्रष्ट लगता है, मापता है। ये कोई डेटा नहीं निकालता है, ये बहुत बड़ा डेटा ले ले। ये बड़ी-बड़ी संस्थाएँ जो इंटरनेशनल संस्थाएँ हैं, उनसे एक्सपर्ट्स एक्सपर्ट्स की राय से वही इंडेक्सेस निकालता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सटीक नहीं होता बिल्कुल। बस ये एक फीलिंग है, बोल सकते हैं एक फीलिंग है कि किस देश के अंदर कितना भ्रष्टाचार है, ये महसूस किया जाता है। ठीक है? अभी बताएँगे कि कौन-कौन संस्थाओं से लेता है ये। ठीक है? तो सीपीआई कैसे काम करता है? 0 से 100, 0 से 100 का स्कोर देता है। ठीक है? 100 का मतलब क्या? कम भ्रष्ट, 0 मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्ट। देखिए, स्कोर और रैंक में फ़र्क है, ये याद रखिएगा। हम रैंक की बात नहीं कर रहे हैं। रैंक अलग, स्कोर अलग। स्कोर के हिसाब से रैंक डिसाइड होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? स्कोर की बात हो रही है। 0 मतलब बहुत ज़्यादा भ्रष्ट, 100 मतलब बहुत ज़्यादा साफ, यानी करप्शन है ही नहीं, ज़ीरो करप्शन। अब देखिए कहाँ-कहाँ ज़्यादा है। एग्ज़ाम्पल के लिए डेनमार्क में क्या है? इसका स्कोर कितना है? 90 प्लस, तो बहुत ज़्यादा साफ है। मतलब यहाँ पे परसेप्शन क्या है लोगों का? परसेप्शन वर्ड याद, धारणा क्या है यहाँ पे लोगों का? फीलिंग कैसी है? कि बहुत साफ है, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। यानी 90 इसका स्कोर, 90 प्लस। इंडिया में कितना है? लगभग 39, यानी मध्यम स्तर, स्कोर इतना है। मतलब यहाँ पे परसेप्शन क्या है कि करप्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा करप्शन है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% करप्शन है। यहाँ के लोग महसूस कर रहे हैं कि यहाँ करप्शन है, लेकिन 100% नहीं है। लेकिन ये जो डेटा है 39 लगभग, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ठीक? सोमालिया 10 के आस-पास, यानी बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। समझ में आया? अब सवाल है कि ये डेटा कहाँ से आता है? डेटा आता है, सीपीआई जो है, ये मैं बोल रहा था ना कि खुद डेटा आंकड़े नहीं निकालता ये, खुद सर्वे वगैरह नहीं करेगा। डेटा कहाँ से लेगा? वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, एक्सपर्ट सर्वे से, बिज़नेस लीडर से, इन सब से वो डेटा उठाता है। ठीक है? तो कुल मिलाकर लगभग 13 सोर्सेज़ से डेटा आता है इसका, और इसमें ऐड कर लीजिए 8 एक्सेट्रा, तो लगभग 13 सोर्सेज़ से डेटा आएगा। ठीक है? खुद सर्वे नहीं करेगा, इन सब से डेटा लेता है और एक परसेप्शन इंडेक्स निकालता है कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं वहाँ पे, कि कितना करप्शन है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर इंडिया का स्कोर क्या है? लगभग 39 है, तो इसका मतलब क्या है? लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में करप्शन है, ब्राइबरी होती है, ट्रांसपेरेंसी कम है। लेकिन इसका क्या मतलब नहीं है कि हर जगह करप्शन है, ऐसा नहीं है, कि ये मान लेना कि हर जगह करप्शन है, ये नहीं होगा। ठीक है? तो ये क्या है? सिर्फ़ परसेप्शन है, धारणा।
डेटा मैं बोल रहा हूँ कि डेटा नहीं दे देता ये बड़ी-बड़ी संस्थाओं से डेटा लेता है जो पहले से ही हो चुका है और क्या है एक परसेप्शन दिखाता है लोगों का मतलब फीलिंग है कि इस देश में इतना करप्शन है, ठीक है? और 39 लगभग 39 होने का क्या मतलब है? ये नहीं मान लेना कि हर जगह करप्शन है। ये 39 होने का मतलब है स्कोर होने का सीधा-सा मतलब ये है कि करप्शन हर जगह नहीं है, लेकिन हर जगह नहीं, ठीक? अब डेनमार्क का देखिए 90 प्लस स्कोर है, तो लोगों को क्या लगेगा कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, रूल फॉलो हो रहे हैं, ब्राइबरी बहुत कम है। अब ये चार्ट देख लीजिए, डिफरेंस देखना ज़रूरी है। सीपीआई क्या है? परसेप्शन है, एक्सपर्ट्स की राय है, कंपैरेटिव टूल है, तुलना करने का कि एक देश में इतना है, एक देश में इतना करप्शन है, ठीक है? क्या नहीं है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? एक्चुअल करप्शन नहीं है ये, रियल हिडन डेटा नहीं है ये, एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट नहीं है ये। ये मैं कब से बोल रहा हूँ, ये एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं दे रहा है, ठीक है? एग्ज़ैक्ट डेटा नहीं देता है, बस ये क्या है फीलिंग है, एक धारणा है, एक परसेप्शन है और ये परसेप्शन ठीक होता है, ये नहीं कि ऐसे हवा में परसेप्शन कर दिया कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना होगा, नहीं। बड़ी-बड़ी संस्थाओं से डेटा लेता है, लगभग बताया ना 13 सोर्सेज़ से डेटा ले लेता है, फिर उसके बाद से परसेप्शन निकालता है, इंडेक्स। एक्चुअल करप्शन नहीं है ये, रियल हिडन कोई डेटा नहीं है ये, एग्ज़ैक्ट मेज़रमेंट नहीं है ये। ये क्लियर दिमाग में रहना चाहिए, जब भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स से सीधा से एक लाइन मतलब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? लोगों की नज़र में भ्रष्टाचार का लेवल। यहाँ पे रहेगा अंडरलाइन लोगों की नज़र में, सिटिज़न्स की नज़र में, एक कीवर्ड है। लोगों की नज़र में भ्रष्टाचार का लेवल, समझ में आया? ये पूछ सकता है आपसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स दे देगा और ऐसा पूछ लेगा। डेटा है, फीलिंग है, धारणा है, क्या है? तो आप बोलेंगे लोगों की नज़र में जो भ्रष्टाचार का लेवल है, ये याद रखिएगा। सीपीआई क्यों इम्पोर्टेंट है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स क्यों इम्पोर्टेंट है? कंट्री से कंपेयर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है कि एक्स देश में इतना भ्रष्टाचार है, वाई देश में इतना भ्रष्टाचार है, जेड देश में इतना भ्रष्टाचार है। तो इसको देख के कि इसमें यहाँ भ्रष्टाचार इतना, यहाँ भ्रष्टाचार इतना, यहाँ भ्रष्टाचार इतना, तो इससे इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि हमको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। जब एक देश की छवि बेहतर रहती है तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट पर प्रेशर आता है, जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकलता है कि इनकी रैंकिंग इनका स्कोर बहुत खराब है, तो उसपे प्रेशर क्रिएट होता है सुधार के लिए, कि सुधार करें, ठीक? पॉलिसी मेकिंग में ये यूज़ होता है। काफ़ी हेल्पफुल है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस है इसकी। अब देखिए हम एक चार्ट देखेंगे, इंडिया का ट्रेंड लगभग 10 साल का, 2015 से 2024 तक का देखेंगे, 25 का आ गया होगा, 26 का आएगा तो देखिएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या है ईयर, ये स्कोर है, ध्यान रखिएगा स्कोर है ये और ये रैंक है, ठीक? 2015 में इंडिया का क्या था मामला? 38 स्कोर, रैंक 76, देखते जाइएगा, ये ट्रेंड दिखा रहा हूँ, 2016 40 स्कोर, 79 रैंक, रैंक गिर रही है, देखिए ये अगर 40, 50, 60, 70, 80 होता जाता स्कोर ना तब बढ़िया रहता, तब देखेंगे कि तो रैंक कम होने लगती, यानी बेहतर होने लगती, लेकिन ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये अगर ये कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो रैंक रैंक घटती-बढ़ती, रैंक बढ़ने का मतलब ऊपर जा रहा है, मतलब 81, 82, 83 जा रहा है, तो अच्छा संकेत नहीं है, यानी फालतू हो रहा है देश, ठीक? अगर रैंक 1 है, तो एकदम मिठाई बँटती है, ठीक? 2017 में क्या है 40, रैंक और गिर गई, 2018 में 40 स्कोर, रैंक थोड़ी सुधरी, 81 से फिर 78 पे आ गए, 2019 ये 41, ठीक, स्कोर 41 यानी ठीक हुआ, रैंक गिरी, 2020 40 स्कोर, रैंक और गिर गई, 2021 40 स्कोर, रैंक थोड़ी सुधरी, 2022 40 स्कोर, रैंक 85, 2023 स्कोर 39, फिर स्कोर देखिए गिर गया, रैंक 39 93, 2024 रैंक स्कोर 38, रैंक 96, दिखाई दे रहा है आपको? एक चीज़ गौर करिए, कितने-कितने के बीच में अटक रहा है ये 30 ये जो स्कोर है 38 से 41 के बीच में वैरी कर रहा है बस, ठीक है? मतलब कोई ना बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, ना बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, इसके बीच में अटका हुआ है, इसी में पड़ा हुआ है, मतलब कोई ढंग का सुधार नहीं दिख रहा है, ना बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ा हुआ है, ना बहुत ज़्यादा घटा हुआ है, एक चीज़ पे स्टेबल किया हुआ है, ठीक है? देखिए, तो क्या है स्टैग्नेंट है, 38 से 41 के बीच में अटका हुआ है, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, होना क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट किस सेंस में? अच्छे सेंस में, लेकिन कुछ नहीं, रैंक क्या है? और गिरी है, अब देखिए अब रैंक पे ध्यान लगाइए, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ लेकिन रैंक गिरा है, 76 पे था
कहाँ पे आ गए? 96 पे। रैंक गिर गई, रैंक गोज डाउन। समझ में? रैंक हमारी रैंक सुधरनी चाहिए थी, स्कोर सुधरना चाहिए था, लेकिन नहीं सुधरा, उल्टा और गिरता चला गया। ठीक, सेम स्कोर बट द वर्ल्ड मूव फॉरवर्ड। स्कोर सेम है लेकिन रैंक वेरी करते करते रैंक खराब होती चली गई। क्यों? क्योंकि अन्य देश और दूसरे देश सुधार कर रहे थे, और दूसरे देश सुधार कर रहे थे, इसलिए हमारी रैंक गिरती चली गई और स्कोर टिका रह गया। वो सुधार किए, हमारा रैंक गिर गया। कंपेयर करेंगे तो समझ में? तो ये ट्रेंड दिखाई दिया। रैंक क्या हुआ है? हो सकता है क्वेश्चन मान लीजिए पूछ ले प्रीलिम्स में, ये तो मेंस का पढ़ाया जा रहा है एथिक्स का, लेकिन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है मेंस प्रीलिम्स में पूछता है। तो आपसे 10 साल का ट्रेंड पूछ ले कि क्या पूछेगा? कहेगा कि स्कोर में कोई सुधार हुआ है, तो आप लाइन में दे दें कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट लाइन का कि स्कोर में सुधार हुआ है, तो आप लिखेंगे, टिक करेंगे नहीं, स्टैग्नेंट है, टिका हुआ है 38 से 41। और बोला जाएगा कि रैंक में सुधार हुआ है, तो नहीं, रैंक और गिर गई है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, जब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ा जाता है तो ऐसे एक एक साल का नहीं, 10-12 साल का उठाते हैं और ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, तो ये ट्रेंड दिख रहा है आपको, रैंक गिरी है लेकिन वो जो स्कोर है उसी पर अटका हुआ है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। समझ में आया? तो इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान देना है कि रैंकिंग गिरने का क्या मतलब है। ये नहीं कि इंडिया बहुत खराब हो गया, बल्कि तेजी से लोग अन्य देश जो है सुधार कर रहे हैं। ठीक है, 38 से 41 के बीच में हम वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब है ये है कि हमने बहुत ज्यादा मतलब करप्शन बहुत खराब नहीं किया, बहुत अच्छा भी नहीं किया, सुधार नहीं किया, एक ही जगह टिके हुए। इसका मतलब ये है कि हम एक ही जगह टिके हुए हैं और अन्य सुधार कर रहे हैं, इसलिए हमारी रैंक गिर गई। तो इसका मतलब एक और भी चीज है कि एक वार्निंग सिग्नल है। ठीक, अब सवाल है कि क्यों एक वार्निंग सिग्नल है। इसका वार्निंग सिग्नल होने का मतलब है कि हमने कोई ये स्ट्रक्चरल इशू अभी भी है, यानी ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल डिलेज, इन्फोर्समेंट वीक। ठीक, इसलिए स्कोर जो है इंप्रूव नहीं हो रहा है। ये सब दिक्कतें अभी भी बनी हुई है, यानी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कोई ढंग से हुआ नहीं है। तो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन, पॉलिटिकल फंडिंग ट्रांसपेरेंसी, जुडिशियल डिले, इन्फोर्समेंट जो है वीक है, ये शो करता है। इससे हमें पता चलता है, जब भी सीपीआई यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पढ़ते हैं तो ट्रेंड पढ़ते हैं, देखते हैं, और उससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, ये सारी चीजें, ये हमें पता चलता है कि अभी भी ये सब बना हुआ है, बदलाव चेंज नहीं हुआ है। दूसरी बात, रिफॉर्म स्पीड जो है स्लो है। डिजिटल इंडिया, डीबीटी, जीएसटी जैसे रिफॉर्म हुए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है, जैसे पीटी करप्शन, सिस्टमेटिक करप्शन अभी भी मौजूद है। पीटी करप्शन बता चुका हूँ ना ऊपर, छोटे मोटे करप्शन जो होते हैं। ठीक, तीसरी बात, ट्रस्ट डेफिसिट बनता है, यानी सीपीआई जो है परसेप्शन पर बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, लोगों का ट्रस्ट अभी भी पूरी तरह स्ट्रांग नहीं है। गवर्नेंस जो है डाउट है, गवर्नेंस पर डाउट है अभी भी। समझ में आया? जब हमें ये डाउट है तो बाहर वालों को तो सबसे ज्यादा डाउट होगा, जो इन्वेस्टर है। और इन्वेस्टर क्या होता है, पढ़ा लिखा ढंग का होता है, तो उससे तो ज्यादा ही ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए उसको, तभी वो इन्वेस्ट करेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता रहा कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब करप्शन रोकने के क्या क्या उपाय हैं, करप्शन रोकने के हम उपाय देखेंगे। ठीक, एक एक करके। पहला, जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना। हमेशा हम लोग बोलते हैं, मतलब एग्जाम के लिए लिखने के लिए ये सब तो आप लिखेंगे कि जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना, ये सारी चीजें। आपको पता है कि कितना भी आप स्ट्रॉन्ग कर ले, वो लोग रास्ता निकाल लेते हैं किसका, करप्शन करने का, किसी भी तरीके से। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में लिखना है तो सख्त सजा, जस्टिस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, कई बार जो है सीबीआई ऑफिसर को ट्रैप करके रिश्वत पकड़ती है। सीबीआई ऑफिसर जो है लोगों को ट्रैप करके रिश्वत पकड़ने को, जो रिश्वत लेते हैं उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे वीडियो वायरल हुए, तो पुलिस वाला चिल्ला रहा था, एक बार आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था, पकड़ लिए थे लोग और बहुत तेज से चिल्ला रहा था, 3 स्टार वाला था, रो रहा था कि अरे हम पकड़े कैसे गए। ठीक है, ऑफिसर क्या है, 50,000 लेते, पकड़ा गया, तुरंत अरेस्ट, तुरंत केस। मैसेज क्या जाता है कि पकड़े जाओगे तो बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो मत लो। इससे क्या है, डर बढ़ता है, तो करप्शन कम होता है। दूसरी चीज, ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई। अभी क्या देख रहे हैं, एक कोई खुरपेच करके है ना, खुरपेच, खुरपेच कोई वेबसाइट है, यूट्यूब पे भी चलता है। अभी फसाई से कुछ, फसाई ने क्या किया, कुछ गलत तरीके से रिक्रूट हुए थे लोग, तो खुरपेच ने आरटीआई लगा के, बहुत ज्यादा आरटीआई लगा के उसने ट्वीट किया कि हमने 500-600 आरटीआई लगाया है, उसमें से 40-50 का ही मिला है डेटा हमें। और ये आरटीआई के थ्रू फसाई को पता किया कि इसमें रिक्रूटमेंट कैसे कैसे हुआ, तो पता चला गलत तरीके से रिक्रूट हुए लोग। तो इसने क्या किया, फसाई नहीं, इस पे एफआईआर कर दिया। जाके खुरपेच क्या है, पूरा संवैधानिक दायरे में रह के सब चीजें कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या एफआईआर कराने की कोशिश करी, लेकिन सफल
कितना होंगे नहीं सफल कितना होंगे नहीं हो पाएगा फसाई, क्योंकि ये भी लीगल सिस्टम अपना मजबूत रखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, कुरपेज क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक आदमी ने आरटीआई डाली, पूछा कि मेरे गांव की सड़क पर कितना पैसा खर्चा हुआ है, पता चला कागज पर सड़क बनी, जमीन पर नहीं बनी। ठीक, तो कुरपेज भी यही कर रहा है। तो स्कैम क्या हुआ, एक्सपोज हो गया, रिजल्ट ट्रांसपेरेंसी, करप्शन पकड़ा गया। तीसरा, डिजिटल सिस्टम करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ऑनलाइन वाला सिस्टम, ये सब करना। डीबीटी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला सिस्टम है, इसने बहुत ज्यादा करप्शन कम किया, लीकेज कम किया। गवर्नमेंट सीधे कंज्यूमर सिटीजन के अकाउंट में पैसे डाल देती है, बिचौलिए ऐसे खड़े होकर देखते रहते हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, इनकी भूमिका खत्म हो गई। गरीब को 1000 मिलता था, बीच में 200-300 खा लिया जाता था। डीबीटी आया तो क्या हुआ, सीधे बैंक अकाउंट में गया, मिडिल मैन खत्म, करप्शन ड्रास्टिकली कम हो गया। तो ये क्या है, तरीके हैं कम करने का। चौथी बात, सोशल ऑडिट, जनता खुद जांच करे। गांव में काम हुआ है, सरकारी बोली 10 लाख का खर्च बताया गया, तो गांव वाले ने सोशल ऑडिट किया, पाया क्या, काम आधा हुआ है, पैसा पूरा दिखाया गया, स्कैम पकड़ा गया। तो जनता क्या वॉचडॉग का काम करती है। पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी, इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म, कैंडिडेट को बताना पड़ता है उनके पास कितनी संपत्ति है, क्रिमिनल केस है या नहीं। जब भी आप चुनाव में खड़े होने के लिए प्रयास करते हैं ना कि हम एमएलए साहब बनने का मूड हो रहा है, हमारा चंपी साहब बनने का मूड हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास अपना पूरा डिटेल देना पड़ता है, कितने केस हुए हैं आप पे, कितनी संपत्ति है, सब कुछ। तो क्या है, जनता इन्फॉर्म डिसीजन लेती है। रिजल्ट क्या होता है, पॉलिटिक्स में अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। जब आपका डेटा जाता है इलेक्शन कमीशन के पास, तो जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो देखते हैं कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन कौन लोग खड़े हुए हैं और उनका कैरेक्टर क्या है। ठीक, उसके हिसाब से अकाउंटेबल होके लोग वोट करते हैं। जो ढंग के पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो तो करते ही हैं, बाकी जो नहीं रहते हैं वो आंख बंद करके भक्त बन के कर देते हैं वो। छठी बात, एथिक्स एंड एजुकेशन, एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना, करप्शन न करने के लिए, एथिक्स का ज्ञान देना। जैसे मैं अभी आपको खूब ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ एथिक्स का ना, वैसा ही ज्ञान देना। ठीक, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग में जैसे आईएएस आईपीएस का ऑफिसर्स को एथिक्स पढ़ाई जाती है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी सिखाई जाती है, जैसे भी सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में करप्शन कम होता है, मतलब सब में तो नहीं जाएगा लेकिन कुछ में तो जाएगा, और जो जिनमें नहीं जाएगा वो पकड़े जाएंगे। सातवीं बात, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे केसेस आपको पता ही है, पैसा विदेश ले गए, इंडिया ने यूके से कोऑपरेशन मांगा, ये सब भागे ना, यूके में भाग गए, तो इंडिया ने कोऑपरेशन मांगा। ठीक है, एक होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि, आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, प्रत्यर्पण संधि। ये संधि जब हो जाती है, ट्रीटी जब हो जाती है, तो एक देश दूसरा देश, मान लीजिए इंडिया है, ये यूके है, तो इंडिया से कोई क्राइम करके भागा यूके में। ठीक, अगर ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है, तो इंडिया बोलेगा कि देखिए हमारे यहाँ से एक क्रिमिनल भागा है, आपके यहाँ से रड़ लिया हुआ है, तो ये यूके की गवर्नमेंट वहां से छानबीन करके बताएगी, फिर ये ट्रीटी हुआ, इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग कहेगी हाँ हमारे यहाँ है, हमने पकड़ लिया, लीजिए ले जाइए। ठीक है, तो ये होना चाहिए सुधार के लिए, क्या करप्शन कम होगा। लोगों को लगता है करप्शन करके भाग जाएंगे, जैसे विजय माल्या और लोग टाइप के लोग हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि हम करें और निकल लें यहाँ से। तो जब ये सब इंटरनेशनल कोऑपरेशन होता है, इस तरीके की ट्रीटी रहती है, तो हमें पकड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, अगर उनके नहीं आया तो हम उसके जितनी भी संपत्ति इंडिया में उसको सीज कर देंगे, बेच बाज के पैसा ले लेंगे। ठीक, तो रिजल्ट क्या है, एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस शुरू होता है तो भागोगे तो भी पकड़े जाओगे, ये मैसेज जाता है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि, हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रत्यर्पण प्रत्यर्पण संधि। ऐसा लग रहा है किसी की आत्मा को तोड़ दिया गया, प्रत्यर्पण संधि। ठीक, तो मैसेज क्या जाता है कि कहीं भी भाग जाओ, हमको बस क्या करना है, एक देश से संधि करनी है, बस हमको शक हुआ हम तुमको उठवा लेंगे वहां से। ठीक है, तो ये मैसेज जाता है। ये सब तरीके क्या है करप्शन कम करने के। अब देखिए, भ्रष्टाचार का निवारण और रोकथाम, ये याद रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, निवारण और रोकथाम। भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे खत्म करें, निवारण रोकथाम, प्रिवेंशन। पहला देखेंगे प्रिवेंशन, भ्रष्टाचार होने ही नहीं देना है। ठीक है, यानी ऐसा सिस्टम बना दो कि रिश्वत लेने देने का मौका ही खत्म हो जाए, डीबीटी जैसा सिस्टम कुछ बना दे, लेने देने का सिस्टम ही खत्म हो जाए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। मनरेगा में पहले क्या होता था, फर्जी नाम से पैसा निकाल लिया जाता था, अब क्या है, वेबसाइट पर लिस्ट दिखती है किसको कितना पैसा मिला है, तो गांव वाले खुद ही चेक कर लेते हैं, क्या हुआ, फ्रॉड कम हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, प्रिवेंशन। डिजिटल सिस्टम, ठीक, डीबीटी वाला सिस्टम याद रखिए, डायरेक्ट अकाउंट में जाना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस है, पहले क्या है, एजेंट पकड़ो 2000 रिश्वत दो, अब क्या है, ऑनलाइन अप्लाई, स्लॉट बुक हुआ, आपको
सीधे मैसेज आ जाएगा, बाबू से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट खत्म, करप्शन का रास्ता बंद। ठीक है, ये डिजिटल तरीका है। तीसरा, क्लियर रूल होना चाहिए। सरकारी जॉब रिक्रूटमेंट में अगर रूल्स क्लियर नहीं होते तो क्या होता है, मेरे जानने वालों को सिलेक्ट कर लो, ये वाला मूड बन जाता है। ठीक है, अगर रूल्स क्लियर होते हैं तो मार्क्स, मेरिट लिस्ट ऑनलाइन होती है, मैनिपुलेशन मुश्किल हो जाता है, फेयर सिलेक्शन होता है। ठीक, एथिकल वैल्यूज, चौथी बात एथिकल वैल्यूज। लबाजना में ट्रेनिंग होती है, यहाँ IAS IPS ऑफिसर्स की एथिक्स और इंटीग्रिटी सिखाई जाती है यहाँ पे। ठीक, तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, कई ऑफिसर रिश्वत लेने से मना कर देते हैं। पांचवी बात है लो सैलरी प्रॉब्लम सॉल्व करना, जो मैंने बताया था ना कि नीड बेस्ड करप्शन करते हैं, नीड बेस्ड। ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे सिंगापुर मॉडल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हाई सैलरी, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, रिजल्ट क्या, करप्शन बहुत कम हुआ। जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, जैसे कांस्टेबल है, तो उसकी सैलरी बहुत कम है, तो उसको सैलरी बढ़ाई जाती है ताकि करप्शन थोड़ा कम हो। ठीक है, सिंगापुर में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी हाई की गई थी और पनिशमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, बहुत ज्यादा। ठीक, तो क्या हुआ, करप्शन कम हुआ। इंडिया में क्या करना है, कांस्टेबल के मामले में कि सैलरी कम है, प्रेशर ज्यादा है, पीटी की प्राइमरी बढ़ती है। अगर सैलरी इंप्रूव हो जाएगा तो नीड बेस्ड करप्शन घट जाएगा, जो मैंने बताया अभी प्रिवेंशन देख रहे थे, अब क्या देखेंगे, रोकथाम यानी कंट्रोल। गलत हो गया तो पकड़ो प्लस सजा दो। मतलब क्या है, अगर करप्शन हो गया है तो उसे ढूंढो, पकड़ो, सजा दो और फ्यूचर में रोक दो। समझ में? अभी क्या देख रहे थे, प्रिवेंशन, कि होने ही नहीं देना है, उससे पहले का सुधार कर ले। अब क्या है, हो गया है, तब हम क्या करेंगे। ठीक, जांच एजेंसियों को मजबूत करना है। जैसे सीबीआई वगैरह है, तो सीबीआई ने कई ऑफिसर को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा है, ट्रैप केस में 50,000 लेते पकड़ा है, तो तुरंत अरेस्ट प्लस केस। मैसेज क्या जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं, आप करेंगे बचेंगे नहीं। ईडी बड़े नेताओं ऑफिसर की लीगल प्रॉपर्टी अटैच करती है, ठीक है, जब्त करती है, करोड़ों की संपत्ति सीज, रिजल्ट करप्शन करना रिस्की हो जाएगा। ठीक, तेज न्याय, फास्ट जस्टिस, कई राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। करप्शन क्या है, करप्शन कैसे, 10 साल नहीं, जल्दी डिसाइड हो। 10-10 साल अटके रहते हैं तो कोशिश किया जा रहा है जल्दी हटाया जाए, तो जल्दी सजा, डर बढ़ेगा, तो लोग क्या सोचेंगे, जल्दी पकड़े जाएंगे, तो नहीं करना है। तीसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, बड़े स्कैम में जेल की सजा, प्रॉपर्टी जब्त हो जाना चाहिए। ठीक, तो सिर्फ फाइन नहीं लगना चाहिए, सीरियस पनिशमेंट देना है। स्कैम में करोड़ों कमाए, सरकार ने प्रॉपर्टी जब्त कर ली तो पूरा फायदा खत्म। कई बार क्या करते हैं लोग, स्कैम करके कुछ मान लीजिए 1000 करोड़ का स्कैम किया, ठीक, कर लिया सब, अब क्या किया कि फाइन भर रहे हैं 5 करोड़ का, 5 करोड़ का फाइन भर रहे हैं। ठीक, ये नहीं करना है, पूरी की पूरी संपत्ति जब्त करनी है, ये भी जब्त करना है और पनिशमेंट भी देना है। ये नहीं कि दोबारा करने का छूट दे दे, एक बढ़ावा दे दे, ये नहीं। चौथा, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, यानी जो करप्शन का आपको बता रहा है कि यहाँ करप्शन हो रहा है, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। ठीक है, सत्येंद्र दुबे हाईवे प्रोजेक्ट में करप्शन एक्सपोज किया था, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिला उसको, क्या हुआ, उनकी हत्या हो गई। याद है, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल नहीं, रियल लाइफ एग्जांपल है सत्येंद्र दुबे का। हाईवे प्रोजेक्ट में करप्शन एक्सपोज कर दिया और उनकी हत्या हो गई, कोई प्रोटेक्शन मिला नहीं। तो क्या है, अगर प्रोटेक्शन नहीं होगा तो लोग डरेंगे। तो अगर प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलेगा विसल ब्लोअर को तो लोग डरेंगे नहीं, अगर मिलेगा तो उनको डर रहेगा कि तू पूरी सुरक्षा में है, हमारे खिलाफ गवाही देगा, हम चले जाएंगे। ठीक, सोशल ऑडिट, ठीक, इसमें भी सोशल ऑडिट करना है। सोशल ऑडिट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, पहले ही बताया जा चुका है। अब देखिए हमें क्या देखना है, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018, ये देखना है। ये कानून क्या है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 है। काम क्या है, भ्रष्टाचार को रोकना और सख्त बनाना। कितना सख्त बनाती है सबको पता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो है ही। हम कितना भी इसका क्रिटिसिज्म किया जाए, लेकिन मोबाइल ऐसे खोलेंगे, स्क्रीन रोल होते हुए दिख जाएगा कि इतने साल का इतना करोड़ रुपया यहाँ हुआ, कोई पुल टूट गया, कुछ हो गया तो कुछ हो गया, अभी तो देख ही रहे हैं हम सब। ठीक है, तो इसमें रूल में पहला, अब रिश्वत देने वाला भी अपराधी, मतलब लेने वाला भी अपराधी, देने वाला भी अपराधी। ठीक है, अभी आपको लगेगा कोई जबरदस्ती कोई किसी को मजबूर करके दिला दे तो वो क्या, वो भी अपराधी है, उसके लिए एक प्रावधान बनाया गया, वही देखेंगे। पहले क्या था, सिर्फ रिश्वत लेने वाला दोषी था, अब क्या है, रिश्वत देने वाला प्लस लेने वाला दोनों अपराधी। अभी आपका जो कंसर्न है कि किसी को मजबूरी में डरा धमका के लिया गया तो वो तो अपराधी कैसे हो सकता है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। ठीक है, मान लीजिए रमेश को लाइसेंस चाहिए, ठीक, तो अधिकारी एक है, वो 5,000 देता है अधिकारी को। ठीक है, अब क्या है, अधिकारी भी अपराधी, रमेश भी अपराधी। ठीक है, रमेश ने अगर पैसा दिया, जो ऐसे मुंह मगरमच्छ की तरह खोल के बैठा हुआ है,
तो अधिकारी भी जाएगा, रमेश भी जाएगा। अब एक्सेप्शन देखिए, छूट, जो आप वाला डर था कि मजबूरी में अगर किया हो, डरा धमका के किया हो, तब क्या, उनके लिए थोड़ी सी छूट है। देखिए, अगर मजबूरी में रिश्वत दी गई है तो 7 दिन में रिपोर्ट करनी होती है, सजा नहीं होगी। मान लीजिए रमेश को मजबूर किया गया, उसको डराया धमकाया गया, तो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट कर देगा, विदिन 7 डेज। तो क्या होगा, रमेश को सजा नहीं होगी। इसको बोल देगा कि हमको मजबूरी में डरा धमका के हमसे लिया गया है, तो 7 दिन के अंदर इसको अगर कानून पता होगा तो कर देगा, नहीं पता होगा 10 दिन निकल गया तो रमेश चला जाएगा, इसको भी सजा हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा, प्रोटेक्शन। कैसा, आप किसी सरकारी अधिकारी पर केस करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए, अभी आपको लगेगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो हम सरकार से जाके परमिशन ले इस पे केस करने से पहले या इस पे कार्रवाई करने से पहले, तो बड़ा अजीब है। एग्जाम्पल के लिए, किसी तहसीलदार पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया, ठीक है, तो सीबीआई सीधे जांच नहीं कर सकती, पहले सरकार से परमिशन लेगी। क्यों? ताकि ईमानदार अधिकारियों को फालतू परेशान न किया जाए, कुछ ऑनेस्ट होंगे तो उनको परेशान न किया जाए, इसलिए आपको परमिशन लेनी होगी। लेकिन क्या है, यहाँ पे स्टेट हावी है, करप्शन के मामले में स्टेट हावी है। पहले स्टेट से परमिशन लो, फिर जाके आप कार्रवाई करो। आपको लगेगा जो बेईमान टाइप के होंगे वो तो बच जाते होंगे इस सब चीजों से, ठीक है, दिमाग में सही चल रहा है। समस्या, भ्रष्ट लोग बच सकते हैं, डिले हो सकता है। आपका सोचने वाला आ गया है नीचे। तीसरी बात क्या है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट की नई परिभाषा। पहले क्या था, छोटी गलती भी भ्रष्टाचार मानी जा सकती थी। अब क्या है, ये जो 2 दिख रहा है ना, अब यही अपराध होगा। सिर्फ रिश्वत लेकर गलत काम करना, गलत तरीके से पैसा संपत्ति बनाना, याद रखिए इन दोनों को। अब इन दोनों के आधार पर अपराध होगा। ठीक है। उदाहरण के लिए, फाइल देर से चलाना अब अपराध नहीं है, पैसे लेकर गलत काम करना ये अपराध है। मतलब ये फाइल मान लीजिए पहले दिन आया, 30 दिन तक लटकाए हुए फाइल, ये अपराध नहीं है। ठीक, पैसे लेकर गलत काम करना अपराध है। कितना नैरो कर दिया, डेफिनेशन को बहुत नैरो कर दिया। आपको लगेगा कि यार बड़ा, फाइल देर से चलाना मतलब फाइल एक दिन हुआ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन फाइल लेकर परेशान कर रहे हैं, टाइम काट रहे हैं, तो इसको अपराध किस रेडी से हटा दिया गया। अब क्या किया गया कि अगर पैसा लेकर सीधा सीधा अगर काम हो रहा है तो गलत काम है, वो अपराध है। ठीक है, खूब लंबा टाइम वाले को अपराध नहीं, हटा दिया गया। तो क्या किया गया, परिभाषा नैरो की गई। ठीक है। चौथा, सजा बढ़ा दी गई है। पहले क्या था, 6 महीने, अब 5 साल, 6 महीने। चौथी बात क्या है, सजा बढ़ा दी गई है। पहले क्या था, 6 से 5 साल, अब क्या है 3 से 7 साल, कभी कभी 10 साल भी, ये कर दिया गया है। अगर कोई कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा गया, अब कम से कम 3 साल की जेल पक्की है, 3 साल का लगना। 5वां, केस जल्दी खत्म करना, केस जल्दी खत्म करना। अब इन सब में क्या क्या दिक्कतें हैं, उस पर भी बात करेंगे कि ये जो इतना बढ़िया आदर्शवादी चीजें लिखवा दी गई है, नियम बदलाए गए हैं, इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है। कोर्ट को क्या कोशिश करनी होगी कि 2 साल में फैसला बन दे, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। पहले केस कितना अटकता था, 10 साल तक चलता था, अब जल्दी निपटाने का दबाव है। आपको लगेगा अच्छी तो बात है, 2 से 4 साल में मामला खत्म करो, या 10 साल तक। पहले केस चलता था करप्शन का, आरोपी को मजा आ जाता था कि 10 साल चलेगा, हम इसी तरह, हमको दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या दिक्कत है, अभी हम जब इसका एनालिसिस करेंगे आपको दिक्कत दिखने लगेगी। छठा, कंपनियां भी अपराधी। अब सिर्फ इंसान नहीं, अब कंपनी भी दोषी हो सकती। एक कंपनी और एक इंसान, इंसान ये क्या है, कमाता है, टैक्स भरता है। कंपनी को भी एक अलग एंटिटी मानी जाती है, कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। ठीक है। तो इंसान तो गड़बड़ गड़बड़ है ही, अब कंपनी भी अपराधी हो जाएगी। XYZ कंपनी का नाम है, करेगी अपराधी कंपनी। ठीक। तो कोई कंपनी ठेका लेने के लिए रिश्वत देती है तो कंपनी भी सजा पाएगी, सीज कर देंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, ये सब हरकतें हो सकती हैं। 7वां, अनड्यू एडवांटेज, अनुचित लाभ। क्या है, आसान भाषा में, अब सिर्फ पैसा ही रिश्वत नहीं है, कोई भी गलत फायदा भ्रष्टाचार कहलाएगा। कोई भी गलत फायदा भ्रष्टाचार। एग्जाम्पल के लिए, अधिकारी सीधे पैसा नहीं लेता, लेकिन क्या कहता है, मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो। ठीक है, ये भी रिश्वत है। क्या है, अनड्यू एडवांटेज इसको बोलते हैं। ठीक है, अपना काम करवाने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक अधिकारी है, अधिकारी कौन, डैम साहब। यहाँ पे कौन है, प्रभाव रखने वाला व्यक्ति, इसके पास पैसा है, अब इसको काम करवाना है अपना। ठीक है, यहाँ पे डैम साहब मगरमच्छ इधर मुंह खोल के बैठे हुए हैं। ठीक, तो ये गया कि डैम साहब हमारा काम करवा दीजिए, हम आपको खूब सारा पैसा देंगे। डैम साहब कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, करप्शन वाला जो है ना एक्ट बहुत मजबूत कर दिया गया है, हम पैसा डायरेक्ट नहीं लेंगे। लेकिन क्या करें, हमारा बच्चा जो है ना एक स्कूल में पढ़ता है, उसमें उसको मजा नहीं आ रहा है, उसको किसी बड़े स्कूल कॉलेज में भेजिए, उसका खर्चा वर्चा सब देख लीजिए, ताकि वो भी फराटेदार कुछ बोल पाए। ठीक है, अच्छे स्कूल कॉलेज में।
तो ये क्या कहता है, चिंता मत करिए डैम साहब, हम है ना, हम एडमिशन फीस वगैरह सब देख लेंगे, आप चिंता मत करिए, डैम साहब का काम हो गया, डैम साहब का काम कर देते हैं इनका। ये क्या है, अनड्यू एडवांटेज, सीधे पैसा नहीं लिया, लेकिन उसके बच्चे को क्या मिला, एडमिशन मिला अच्छे कॉलेज में जहाँ पे औकात नहीं थी इनकी, समझ में आया? वहां पे एडमिशन दिलाया, ये है अनड्यू एडवांटेज। ठीक है, पैसा, गिफ्ट, नौकरी, फेवर सब शामिल है इसमें अनड्यू एडवांटेज में। कोई भी गलत फायदा भ्रष्टाचार करने लगा, कोई भी गलत फायदा, इसमें क्या वर्ड इस्तेमाल किया गया, कोई भी गलत फायदा, इसको कीवर्ड मानिए, कीवर्ड, कोई भी गलत फायदा भ्रष्टाचार है, कोई भी गलत फायदा, ये अनड्यू एडवांटेज किसी भी तरीके का। बार बार क्यों जोड़ दे रहा हूं इस पे, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है, अब इसमें कुछ भी आ सकता है, इसीलिए इसको इस तरह से लिख के छोड़ा गया है कि कोई भी गलत फायदा उठाएंगे तो भ्रष्टाचार मान जाएगा। 8वीं बात, अवैध संपत्ति जब्त होगी, यानी अगर किसी ने भ्रष्टाचार से पैसा कमाया तो सरकार उसकी संपत्ति छीन सकती है। ठीक, आएगी कहे कि कितने करोड़ कमाए, वो कहेगा 100 करोड़, सरकार बोलेगी हम लेंगे, तो डैम साहब मान लीजिए 100 करोड़ बना के बैठे हैं, तो डैम साहब से बोला जाएगा, पूछेगी क्यों, डैम साहब बोलेंगे क्यों, आप क्यों लेंगे, तो सरकार बोलेगी ये अवैध संपत्ति है और ये कानून पढ़ो, अब ये हमारा हुआ। ठीक, संपत्ति छीन लेगी। एग्जाम्पल के लिए, अधिकारी ने रिश्वत लेकर 2 प्लॉट खरीदे, प्लॉट, महंगी कार ली, कोर्ट क्या करेगा, सब सरकार के नाम कर देगा। ठीक, सब सरकार के नाम कर देगा, कहेगा आओ आओ आओ, अब ये हमारे नाम। समझने वाली बात क्या है कि गलत तरीके से कमाया पैसा टिकेगा नहीं, किसी भी मामले में छीन लिया जाएगा। 9वीं बात, बार बार भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो ज्यादा सजा। इससे पिछले वाली क्लास आपने देखा होगा, तो मैंने बोला था कि 3 महीने में 2 बार सस्पेंड हो गया एक एसएचओ, तो क्या कर रहा था, वो बार बार भ्रष्टाचार कर रहा था। इस नियम के तहत क्या उसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए थी। अगर कोई आदमी बार बार रिश्वत लेकर काम कर रहा है, उसे ज्यादा सजा मिलेगी, मिलनी तो चाहिए उसको। ठीक है, इसको भी सजा मिलनी चाहिए, बार बार उसको क्या सस्पेंड करे, उसको रिमूव फ्रॉम सर्विस करना चाहिए, हटाना चाहिए। वो तो कीड़ा बन गया ना, दीमक की तरह खा रहा है। पहली बार पकड़ा गया 3 साल जेल, फिर वही काम किया 7 साल या उससे ज्यादा का सजा मिल जाएगा। ठीक है, रिश्वत लिया तो एक बार पकड़ा गया तो चलो 3 साल लग गया, घूम के आया 3 साल, फिर किया, अब पकड़ा गया तो दूसरी बार 7 साल लगेगा, यानी 7 + 3 10 साल गया। ठीक है, इस तरीके से। इसे क्या है, रिपीट ऑफेंडर, यानी डबल पनिशमेंट। रिपीट ऑफेंडर 10, पहला 3, फिर दूसरी बार 7 का लग गया 10, तो ये रिपीट ऑफेंडर है, यानी डबल पनिशमेंट लगेगा। ठीक है, 10वीं बात, अनुमति, सैंक्शन देने की टाइम लिमिट। सरकारी कर्मचारी पर केस करने के लिए जो परमिशन चाहिए, अब उसमें डिले नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी पर केस करने के लिए जो परमिशन चाहिए, अब उसमें डिले नहीं होगा। सरकारी कर्मचारी पर केस करने के लिए पहले परमिशन चाहिए होती है, ठीक है, तो उसको डिले करते थे, अब उसमें क्या है, डिले नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, सीबीआई ने जांच की परमिशन मांगी, पहले क्या होता था, सालों लग जाते थे, लटकाते थे कामों को। अब क्या है, 3 महीने में फैसला करना होगा, ये डेडलाइन फिक्स कर दी है, इतने में काम करो वरना जाओ। हमको समझना है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018 में इशू क्या है, समस्या जो मैं बता रहा था ना, अभी नियम बता रहे थे आपको, मेन नियम बताए। ठीक है, तो नियम में उसमें समस्या क्या है, पहला देखिए, परमिशन वाला सैंक्शन की समस्या। सरकारी अधिकारी पर केस करने से पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ये पढ़ा था हमने अभी। ठीक है, समस्या क्या है इसमें, जांच में देरी, परमिशन मिलने में बहुत समय लग सकता है, तब तक आरोपी सबूत मिटा सकता है। ठीक, राजनीतिक खेल, अगर अधिकारी सरकार का आदमी है तो उसे बचाया जा सकता है, ऐसा होता है। अधिकारी ज्यादातर मामले में सरकार के पैर पकड़ के उसको दबा रही थी तो उनको आराम देती है, तो सरकार भी उनको आराम देता है, रिलीफ देता है। ठीक, ये हो सकता है। और ये जो मैंने बताया ना अभी 3 महीना की जांच के लिए परमिशन के मामले में क्या किया है, 3 महीने का डेडलाइन किया है। 3 महीना भी बहुत ज्यादा होता है, 3 महीने में तो अपने आप को बचा लेगा किसी न किसी तरीके से, ऊपर नीचे सब कुछ करके। ठीक है, तीसरी बात, विसल ब्लोअर डर जाएगा, जो शिकायत करने वाला है वो डरेगा। एक तो आपको सरकारी अधिकारी को पकड़ने के लिए परमिशन चाहिए, उसमें भी डेडलाइन 3 महीने का किया है, 3 महीने में तो वो धरती ऊपर नीचे कर देगा अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, तो 3 महीना भी ज्यादा दे दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए, एक डैम यानी डीएम साहब भ्रष्ट है, लेकिन 6 महीने तक परमिशन नहीं मिलती। ठीक, इस दौरान क्या हो रहा है, सबूत हटा दिए गए, गवाह बदल दिए गए,
केस कमजोर हो गया। ये हो सकता है, आराम से हो सकता है। और डैम साहब का प्रभाव है, क्यों? क्योंकि अभी इनके ऊपर कार्रवाई होने के लिए क्या चाहिए? परमिशन चाहिए 3 महीने का, जो भी बदलाव किया गया ना 3 महीने डेडलाइन। तो अब इनके पास 3 महीने में तो ये ऊपर नीचे कर ही देंगे, पावर में है, तो कुछ भी कर देंगे। दूसरी बात, रिश्वत देने वाला भी फंस सकता है। हमने क्या बोला इसमें? क्या है? रिश्वत लेने वाला भी, रिश्वत देने वाला भी, दोनों जाएंगे। ठीक है, तो अब रिश्वत देने वाला भी अपराधी है। कैसे फंसेगा? देखिए, अगर मजबूरी में दिया तो 7 दिन में रिपोर्ट करनी होगी, ये याद रखिएगा, 7 दिन में रिपोर्ट करनी होगी। अभी आपको इसका कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। समस्या क्या है? 7 दिन बहुत कम है, लोग डर के कारण कंप्लेन नहीं कर पाते। दूसरा डर, अधिकारी बदला ले सकता है कि बदला तो लेके रहेंगे, सब बदलाखोर निकल गए, सबूत देना मुश्किल, कैसे साबित करेंगे कि मजबूरी थी। अब ये 7 दिन का जो डेडलाइन है कि 7 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट करनी है, ये तो बहुत ही कम हो गया। ठीक है, मान लीजिए वो 3 महीने वाला मामला देखिए, कोई सरकारी अधिकारी है, अब इसके खिलाफ परमिशन चाहिए, तो क्या है, 3 महीने वाला मामला चल रहा है। अब जिसने काम करवाने के लिए दिया, इसको मजबूरी में देना पड़ा। ठीक है, इसको क्या करना? मजबूरी में देना पड़ा। ये यहाँ पे एक आदमी है, इसने मजबूरी में रिश्वत कर दी एक व्यक्ति को, सरकारी अधिकारी को। सरकारी अधिकारी क्या है, उसको 3 महीने का परमिशन चाहिए, किसी को जांच करने के लिए सरकार की परमिशन चाहिए इस अधिकारी के लिए। अधिकारी को टाइम लिमिट क्या मिली है? 3 महीने का। ठीक है, परमिशन 3 महीने के अंदर मिल सकती है कि जांच करो। और यहाँ पे देने लेने वाला दोनों अपराधी हैं। अब इसको कितना मिला है? 7 दिन। 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करो। 3 महीना 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करो। 3 महीना इसको मिला है, 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करो। इसको 3 महीना मिल रहा है, इसको 7 दिन मिल रहा है, कम नहीं है? क्या होगा? 7 दिन में निकल जाएंगे। इसको तो पहले सरकारी दफ्तर में इधर उधर करते हुए समझ में 7 दिन निकल जाएगा, 15-10 दिन कि करे कहाँ, पता ही नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक छोटा दुकानदार है, काम करने के लिए रिश्वत देता है मजबूरी में, लेकिन डर के कारण कंप्लेन ही नहीं कर पाता। तो अब क्या है? अब वो खुद ही अपराधी बन गया है। मजबूरी में दिया था, अब खुद ही अपराधी है। तीसरा, क्रिमिनल मिसकंडक्ट का नैरो डेफिनेशन। अब भ्रष्टाचार की डेफिनेशन छोटी कर दी गई। मैंने क्या बोला था कि नैरो की गई। ठीक है, सिर्फ पैसा कमाना या किसी को गलत फायदा देना, पैसा कमाना या किसी को गलत फायदा देना, ठीक है, छोटी की गई है। समस्या क्या है? कुछ भ्रष्ट काम बच सकते हैं। नैरो करने से क्या है, कुछ जो भ्रष्टाचार के आचरण में आ सकते थे वो नहीं है। जैसे रिश्तेदार को नौकरी दिलवाना, अपने आदमी को बार बार ठेका देना, इसमें क्या है, डायरेक्ट पैसा नहीं दिखता है इन सब केसेस में, तो ये समस्या है यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़िए, एग्जाम्पल देखिए, अधिकारी अपने दोस्त को बार बार कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है, खुद पैसा नहीं लेता है। ठीक, तो पहले क्या है, भ्रष्टाचार माना जा सकता था, अब क्या है, साबित करना मुश्किल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार का डेफिनेशन क्या हुआ है, नैरो किया गया। पहले इतना बड़ा मुंह था, थोड़ा कर दिया गया। ठीक, चौथी बात, 2 साल में केस खत्म करना, प्रैक्टिकल नहीं है ये था ना कि 2 साल के अंदर में, ज्यादा से ज्यादा 4 साल के अंदर में केस खत्म करो भ्रष्टाचार का। ठीक है, पहले 10-10 साल लगते थे, प्रैक्टिकल नहीं है। कानून क्या कहता है, केस 2 साल में खत्म करो। समस्या क्या है, कोर्ट पहले से ओवरलोडेड है, जज और स्टाफ कम है, और जल्दी के चक्कर में क्वालिटी खराब हो जाएगी। सजा किसी और को देनी थी, किसी और को दे देंगे, कहेंगे बेटा चल तू ही है, मान ले। वो बोलेगा, जज ही बोलेगा मान लो कि तुम ही हो, तुम ही भ्रष्टाचार, मान लो यार 2 साल घूम के आओ, जाओ, तो 3 साल की तो बात है, 3 साल जाओ जेल में, घूम के आओ। ठीक है, जेल टूरिज्म करो थोड़ा। ठीक है, तो हो सकता है क्वालिटी में गड़बड़ी। एग्जाम्पल के लिए, किसी जिले में 100+ केसेस पेंडिंग है, लेकिन जज सिर्फ 2 है, तो 2 साल में सब खत्म करना क्या है, मुश्किल है। और क्या है, टाइम लिमिट 2 साल का दिया गया। फाइनल समझ, इस कानून में अच्छे बदलाव हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम भी है। परमिशन डिले, आरोपी बच सकता है। ब्राइब गिवर रूल, लोग शिकायत नहीं करेंगे। नैरो डिफिनेशन, कुछ भ्रष्टाचार छूट सकते हैं। टाइम लिमिट, ग्राउंड रियलिटी में से मुश्किल। ये चीज पे ध्यान रखिएगा। एनालिसिस में जब हमें अगर भ्रष्टाचार कानून का एनालिसिस करने के लिए आ जाए तो दिमाग में ये सब रहे। ठीक, ये सब दिमाग में चलना चाहिए। और क्या है, जब तक आप रियल डेटा नहीं देखेंगे इन सबसे जुड़ा हुआ, जब डेटा आप देखते हैं तो आपको लगता है यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, कानून जो बना है ये प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, पॉलिसी करप्शन, इसका भी एनालिसिस करेंगे। पॉलिसी करप्शन पकड़ना मुश्किल है। पॉलिसी करप्शन क्या, जैसे पॉलिसी मेकिंग होती है ना, लोग क्या करते हैं, मेले साहब, चंपी साहब, ये सब लोग पार्लियामेंट में विधायक का जो पॉलिसी बनाती है, कोई नियम कानून बन रहा है, किसी के फेवर में तो नहीं बन रहा है ये कानून, इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है,
तो कानून छोटे भ्रष्टाचार, रिश्वत को पकड़ लेता है, ये कानून। तो इसकी बड़ी समस्या क्या है? बड़े लेवल का पॉलिसी लेवल करप्शन पकड़ना मुश्किल है। अकॉर्डिंग टू इस एक्ट, जो ये एक्ट है, इसमें पॉलिसी लेवल के करप्शन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। ये सबको छोटे मोटे को तो पकड़ लेगा, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे क्या कर देता है? मात खा जाता है। समस्या क्या है? कई बार क्या है, नेता अधिकारी सीधे पैसा नहीं लेते, लेकिन ऐसी पॉलिसी बना देते हैं जिससे कुछ लोगों को फायदा हो। पॉलिसी मेकिंग किसी के फेवर में बनाना भी तो एक तरह का करप्शन है। पॉलिसी क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए, जो सबको साथ लेके चलने वाला मामला हो। लेकिन किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में बना दिया पॉलिसी कि हम एक पॉलिसी लाते हैं, आप हमें इतना रुपया दे दीजिए हमारे पॉलिटिकल फंड के लिए, पार्टी के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको पार्टी करनी है, फिर हम आपके लिए पॉलिसी बना देंगे। ये भी तो भ्रष्टाचार है। इस लेवल के भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए ये एक्ट उतना कारगर नहीं है। एग्जाम्पल, सरकार ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे 2-3 बड़े कंपनियों को फायदा हो जाता है, लेकिन कोई सीधा रिश्वत का सबूत नहीं है, तो पकड़ना क्या है? मुश्किल है। डेफिनेशन नैरो किया गया है, ठीक है, तो पकड़ना मुश्किल है। तो बड़ा भ्रष्टाचार इनविजिबल हो गया है, छुपा हुआ है, पॉलिसी लेवल करप्शन। छठी बात, विसल ब्लोअर को कोई सुरक्षा नहीं है। जो लोग भ्रष्टाचार का खुलासा करते हैं उन्हें पूरा प्रोटेक्शन नहीं मिलता। समस्या क्या है? अगर कोई सच बताएगा तो क्या होगा? उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, उसे धमकी मिल सकती है, इसलिए लोग डर जाते हैं। डर के मारे अभी क्या हो रहा है? अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पे एक बहुत भयंकर क्रांति चली हुई है। सोशल मीडिया, उसको बोला जाता है अकाउंट सस्पेंड करो क्रांति मूवमेंट। एक मूवमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि अकाउंट सस्पेंड करो मूवमेंट। जो भी बोल रहा है, ठीक है, अकाउंट पे इंस्टाग्राम अकाउंट दनादन 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 सस्पेंड किए जा रहे हैं। मतलब किसी के 7 साल 2-2 साल 3-3 साल की मेहनत को एक झटके में ऐसे करके उड़ा देते हैं। 3 साल किसी ने मेहनत करके 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन किया, मतलब 10 लाख 20 लाख लोग जुड़े उससे उसका अपना जो बेहतर कर भी रहा था, तो क्या हुआ? एक झटके में अकाउंट सस्पेंड। आप देखेंगे ट्रेंड दिख रहा है, सब रो रहे हैं सब इंस्टाग्राम पे। तो क्या ऐसे में क्या होगा? जो फ्री स्पीच को दबाने वाला जो मूवमेंट कह रहे हैं कि फ्री स्पीच दबाया जा रहा है, जितना इंस्टाग्राम अकाउंट है सब खत्म कर दो, सब खत्म कर दो। बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्टों का अकाउंट सस्पेंड कर दिया, तुम जर्नलिस्ट नहीं हो, हटो, हम बताएंगे आप कौन जर्नलिस्ट है। इंस्टाग्राम ने सस्पेंड कर दिया पूरा अकाउंट, परमानेंट सस्पेंड कर दिया, गए, खत्म, नहीं आएगा, रिकवरी भी नहीं होगी, गए काम से। वही सब हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक कर्मचारी घोटाला पकड़ता है, लेकिन बॉस उसे परेशान करने लगता है, कोई स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक, तो अगली बार क्या होगा? कोई सच नहीं बोलेगा। ये डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, और अभी जो मैंने क्या बोला है, इंस्टाग्राम पे हो रहा है। फेसबुक अकाउंट उड़ा दे रहे हैं लोगों का, अब नोटिस भी नहीं भेज रहे हैं, आईटी रूल का गलत फायदा उठा रहे हैं, गलत तरीके से मिसयूज कर रहे हैं, ठीक। सच बोलने वाला सेफ नहीं है, विसल ब्लोअर सेफ नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे अकाउंट में बोल रहा हूँ उड़ा रहे हैं, वो विसल ब्लोअर नहीं है, वो तो अपना जर्नलिज्म कर रहे हैं, अपने फ्री स्पीच का जो मिला हुआ है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं अकाउंट डिलीट कर दो। जो भी प्रो गवर्नमेंट जो लोग हैं, मतलब जो प्रो गवर्नमेंट है, उनकी खामियां नहीं बता के तारीफ करने में लगे हुए हैं, ऐसे झुके हुए हैं, उनका अकाउंट सेफ है। और जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका अकाउंट उड़ा दिया जा रहा है, कहा जा रहा है गेट आउट, हमारे भक्त बनो नहीं तो फिर हम तुम्हारा अकाउंट उड़ा देंगे, ठीक है। 7वां, कानून की भाषा क्लियर नहीं है, कुछ शब्द क्लियर नहीं है, जैसे अनुचित लाभ, पद का दुरुपयोग। पद का दुरुपयोग मतलब क्या? अनुचित लाभ मतलब क्या? इसको डिफाइन नहीं किया गया, क्लियर नहीं किया है, क्लियर इट। जैसे मैंने आपको आरटीआई पढ़ा रहा था, तो आरटीआई में मैंने बोला था ना कि इंफॉर्मेशन की डिफिनेशन है, तो इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन प्रॉपर दिया गया था, सेक्शन 2F, याद है? सेक्शन 2 क्लॉज F याद होना चाहिए। तो उसमें इंफॉर्मेशन डिफाइन किया गया कि इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन है। अगर ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो इसको डिफाइन भी तो करना था, क्या क्या है अनुचित लाभ, नहीं किया गया। समस्या क्या है? देखिए, अलग अलग लोग अलग मतलब निकाल सकते हैं इसका, ये अनुचित लाभ का। इससे क्या है? ईमानदार फंस सकता है, भ्रष्ट बच सकता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो समझ में आएगा। एक ऑफिसर ने डिसीजन लिया, कोई कहता है सही था, कोई कहता है मिसयूज था, कंफ्यूजन, केस वीक हो सकता है। इसीलिए जब भी एक्ट कानून बनते हैं
तो हर चीज़ को डिफाइन करना ज़रूरी है, जो शब्द लिखे हैं, खासकर इंपॉर्टेंट शब्द, उनको डिफाइन करना ज़रूरी है। क्लियर रूल नहीं होता है तो कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए आपको जब मैंने स्टार्टिंग में जब क्लासेस स्टार्ट हुई तो मैंने क्या बोला था कि जब क्लियर रूल ना हो तो वहाँ पे एथिक्स, इंटीग्रिटी, एथिक्स देखा जाता है। आपका अंतर्मन, आपका कंसाइंस क्या कहता है, ये बताया था, इसीलिए बताया जा रहा है। जब रूल क्लियर ना हो तो आपका कंसाइंस आपको जवाब देता है। आपको बस ये ध्यान में रखना होता है कि जनता का हित हो रहा है कि नहीं, ये दिमाग में रख के अपना रूल सेट कर लेना रहता है, जब ये सब क्लियर ना हो। 8वीं बात, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति। कानून तभी काम करेगा जब सरकार सच में उसे लागू करना चाहे। ठीक है, कानून कब काम करता है? जब पॉलिटिकल विल होता है। नहीं होता है तो क्या होता है? ये होता है, अपने लोगों को बचाएं, जांच रोक दें, कानून बेकार हो जाएगा, ये होता है। ठीक, एग्जाम्पल, बड़ा नेता भ्रष्टाचार में फंसा, सरकार जांच ही नहीं होने देगी, कानून होने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ठीक, स्ट्रॉन्ग लॉ बना लेकिन वीक विल पावर है, जीरो रिजल्ट, यानी पॉलिटिकल विल। खूब लॉ जबरदस्त बनाया, एकदम जानदार शानदार बनाया, ठीक, हुआ क्या? बड़ा नेता भ्रष्टाचार में फंस गया, तब ये लॉ यहाँ काम नहीं करेगा। कब? जब पॉलिटिकल विल ही नहीं होगा कि उसको पकड़ के बंद कर दें, लेकिन नहीं होगा, जीरो रिजल्ट आएगा। देखिए फाइनल समरी देखिए क्या है इन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम से क्या पता चलता है कि बड़े भ्रष्टाचार पकड़ना मुश्किल है, यानी पॉलिसी लेवल, विसल ब्लोअर सेफ नहीं है, कानून की भाषा क्लियर नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। ये तो आप पढ़ते ही होंगे, पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है हमेशा, तो सच में पॉलिटिकल विल नहीं है। अब देखिए भ्रष्टाचार रोकने के कुछ तरीके देखते हैं, तरीके ही देख सकते हैं आप रोकने के। देखिए कैसे रोकेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक साथ काम करना पड़ेगा। कौन कौन से काम? कानून, लीगल फ्रेमवर्क। भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक सख्त कानून बनना चाहिए, एक सख्त कानून बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए। कितना सख्त? अब इतना सख्त बना दिया सख्त बनाना चाहिए, कितना सख्त बनाया जाए? ठीक, एग्जाम्पल, अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेता है तो उसे जेल होगी, अगर उसने काला पैसा छुपाया तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त होगी। सब ऊपर हुआ नहीं है क्या? सख्ती तो है, लेकिन फिर दूसरे दिन न्यूज आ जाता है क्या? 300 करोड़ का घोटाला। ठीक है, तो क्या है? डर बनाने की कोशिश की, डर होगा तो लोग गलत काम नहीं करेंगे, या क्या लिखा है? कम करेंगे। कम करेंगे, कितना कम करेंगे? थोड़ा बहुत वाले तो होंगे ना कि करेंगे ही करेंगे। डर से गलत काम रुकेगा, ऐसा है नहीं। कितना भी ताकत लगा ले, जो करने वाला रहेगा वो तो करके रहेगा, हम तो करेंगे। संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, भ्रष्टाचार पकड़ने के लिए अलग अलग एजेंसीज होती हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल, कोई बड़ा घोटाला हुआ, सीबीआई जांच करेगी, कैग देखेगा पैसा कहाँ गया। तो संस्थाएं होनी चाहिए ऐसी जबरदस्त कि भ्रष्टाचार ऐसे पकड़ ले और उससे कहे कि थोड़ा सा हमारी जेब में भी डाल दो समझ में? तो पुलिस, ऑडिट, मॉनिटरिंग, करप्शन पकड़ा जाएगा। लेकिन होगा क्या? पकड़ने के बाद क्या करेंगे? हमारे जेब में डालो, हमारे जेब में डालो, इस मूड में आ जाएंगे, ये हालत हो जाएगी। जनता की भागीदारी होनी चाहिए, सिर्फ सरकार नहीं, जनता भी भ्रष्टाचार रोक सकती है। कैसे? आरटीआई डालकर पूछ सकते हैं इस योजना का पैसा कहाँ खर्चा हुआ। सोशल ऑडिट, गांव के लोग खुद जांच कर सकते हैं, अगर गांव में कोई काम हुआ है तो जनता खुद कर सकती है। अभी आरटीआई के मामले में कौन बढ़िया चल रहा है? खुरपेच एक वेबसाइट, इंस्टाग्राम पे आईडी है, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है। ये क्या करते हैं? आरटीआई लगा लगा के अभी क्या किया है, जितने भ्रष्ट डैम लोग थे उनकी खटिया खड़ी कर दी, एकदम परेशान कर दिया इन लोगों को। अभी फसाई के साथ कुछ हो गया था, फूड सेफ्टी वाले के साथ एफआईआर करा दिया इन खुरपेट ने क्या किया, जाके ह्यूमन राइट्स में कंप्लेन कर दी फसाई के खिलाफ। दोनों लोग एकदम शेर पे सवा शेर वाली हालत हुई है। तो ये बढ़िया काम कर रहे हैं खुरपेच। अभी क्या कर रहे हैं? आरटीआई डालकर सवाल पूछ रहे हैं, तो ये भी भ्रष्टाचार उजागर कर सकते हैं। तो जनता जागरूक तो अधिकारी खौफ खाते हैं। क्या? जनता जागरूक तो अधिकारी खौफ खाएंगे। सोशल माइंडसेट, समाज की सोच कैसी है? अगर समाज भ्रष्टाचार को नॉर्मल मानता है तो वो और बढ़ेगा, अरे ये तो होता ही है, ऐसे ही है, ये जो एटीट्यूड डेवलप हुआ ये नहीं होना चाहिए। तो लोग कहते हैं थोड़ा पैसा देकर काम कर ले, ये गलत कल्चर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आसपास में सुनते होंगे ना कि यार थोड़ा सा खिला पिला काम करके आगे बढ़ो, ये गलत कल्चर है, ये नहीं होना चाहिए। समाज क्या बोलेगा? नो, भ्रष्टाचार कम होगा अगर समाज ना करने लगे तब। लेकिन समाज क्या बोलता है? करम साहब है। टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया, आज टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार पकड़ना आसान हो गया। देखिए कई लोग बड़ा शिकायत करते हैं कि जो खासकर सेलिब्रिटी लोग, सेलिब्रिटी, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, कहते हैं कि जितने मोबाइल में कैमरा बना दिया है हमको तो उसको ढूंढना है, उनको पीटने का मन करता है, ऐसा क्यों बना दिया है? ये जिसने भी बनाया है ना, हर चौराहे पे पुतला लगा देना चाहिए,
और चौराहे पे पुतला लगा दें जिसने भी मोबाइल में कैमरा डाल दिया। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से भ्रष्टाचार कम हुए, बहुत करप्शन कम हुआ है, बहुत ज़्यादा। डरते हैं लोग, खौफ खाते हैं कब कहाँ से किस एंगल से वीडियो बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो जो जिनको लगता है कि सेलिब्रिटी हो गए हम, हमारा जो है फोटो खींचने लगते हैं रोड पे, तो भाई सेलिब्रिटी मत बनो, छोड़ दो। सेलिब्रिटी बनने का भूख तुम में था, अब कैमरा सामने आ रहा है तो क्यों भाग रहे हो? लोग बोलते हैं ना, सुनते होंगे न्यूज़ पे कि कैमरा बनाया उसको पीटना चाहिए, हटा देना चाहिए। नहीं, उसका पुतला बनाइए, अगरबत्ती जलाइए उस पे खूब, क्योंकि इसकी वजह से बहुत पॉजिटिव चेंज आया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज। कुछ नेगेटिव्स भी है लेकिन पॉजिटिव चेंज ज़्यादा है। कई लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया इन सब चीज़ों से, कई कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन आया फ़ोन में कैमरा होने से। भ्रष्टाचार तो कम हुआ ही हुआ, और भी चीज़ें चली, बहुतों को रोजगार मिला। फोटो जर्नलिज्म होता है, वो कर पा रहे हैं, अब कैमरे से ही हो जा रहे हैं सब, मोबाइल में कैमरा होने से। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी क्या है, भ्रष्टाचार पकड़ने में आसान किया। एग्जाम्पल के लिए, कोई रिश्वत मांग रहा है, उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, तुरंत एक्शन हो जाता है। क्या है ये? पॉजिटिव है, समझ में आया? तो ये मोबाइल, इंटरनेट, ये पावरफुल वेपन्स की तरह है। छठा, नैतिकता, एथिक्स। अगर इंसान अंदर से ईमानदार है तो गलत काम नहीं करेगा, लेकिन अगर बेईमान मन से है तो मन से करप्शन करेगा। अधिकारी कहता है मैं रिश्वत नहीं लूंगा चाहे कुछ भी हो, तो ये क्या है? एथिक्स। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, नो करप्शन। लूज कैरेक्टर, बहुत ज्यादा करप्शन। समझ में आया? सातवीं बात, अकाउंटेबिलिटी। ये तो कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, गलत काम करने पर सजा प्लस जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अधिकारी ने गलत काम किया, सस्पेंशन से नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। यानी गलती, एक्शन पक्का। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सख्त कानून बनाना चाहिए। जब ये सख्त कानून वर्ड इस्तेमाल होता है तो मुझे हंसी आती है। सख्त कानून, मजबूत एजेंसी, जागरूक जनता, सही सोच, टेक्नोलॉजी, नैतिकता, जवाबदेही, इन सब चीजों से हम यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देते हैं, और भी इनसे भ्रष्टाचार रुकेगा। तकनीक असल मामले में भ्रष्टाचार रोक रही है, तकनीक, खासकर फोन में कैमरा, इसने कई क्रांतिकारी काम किए हैं। तो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए केवल कानून नहीं चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम और समाज बदलना पड़ेगा। एक पूरा कर सकते हैं कि सफाई करनी पड़ेगी साफ तरीके से, एक तरफ से, तब जाके बदलाव होगा। अब देखिए हमें क्या देखना है, राजनीति में भ्रष्टाचार रोकने के तरीके। पॉलिटिक्स में आपको लगेगा, अभी तो पढ़ रहे थे, ये क्या था, आम जीवन के बीच में जो हो रहा है, सरकारी सिटीजन के बीच में। अब पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिशियन है, उनमें भी होगा। तो पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी, पैसा कहाँ से आ रहा है, पहला पॉलिटिकल फंडिंग में पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत ज्यादा फंड किया जाता है ना, तो कहाँ से किया जा रहा है, उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। राजनीति में पैसा कहाँ से आता है ये सबको पता होना चाहिए। क्यों? अगर पैसा छुपा होगा तो बाद में नेता उस आदमी को उसका काम करेगा, उसको फेवर देगा, कहेगा कि तुम तो मेरे फेवरेट हो। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे खूब ज्यादा चंदा दिया है, खूब ज्यादा पैसा दिया है, तो हम तुम्हारा काम करेंगे। ठीक है, तो एक बिजनेसमैन पार्टी को 10 करोड़ देता है, बाद में सरकार उसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो ये करप्शन है। ये क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल है। क्रोनी कैपिटलिज्म भी यही है। ठीक है, उसने क्या बोला कि नेता चिल्लाते हुए गया, पैसा दो, चंदा दो। उसने कहा लीजिए नेताजी, चंदा लीजिए, चंदा लीजिए। फिर बाद में नेताजी ने क्या किया, उसको काफी कॉन्ट्रैक्ट दिए, तो उसका फायदा हुआ। हिडन मनी इज इक्वल टू फ्यूचर करप्शन। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टी कहती है ना कि हमें जो चंदा मिल रहा है, हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, हम नहीं देंगे जानकारी, ये गलत है। देना पड़ेगा चंदा, देना पड़ेगा आपको, डिटेल ट्रांसपेरेंट करिए कहाँ से पैसा आ रहा है आपके पास ये। ठीक है। 2, क्रिमिनल लोगों को राजनीति से बाहर रखना। जिन लोगों पर गंभीर केस है उन्हें चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए। ठीक, क्यों? अगर अपराधी नेता बनेगा तो वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। बहुत हैवी उनपे FIR है, मर्डर केस है, 2 लोगों का मर्डर केस चल रहा है, 4 लोग का मर्डर केस चल रहा है, तो उनको पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, टिकट देती है। ये तो 4 लोग को मारा है, क्या बात है, ये तो प्रभाव रखता है, दे दो टिकट दे दो। होना नहीं चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक नेता पर हत्या का केस, फिर भी चुनाव जीत जाता है, वो पुलिस और सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक, ये गलत तरीके से। और पुलिस क्या करेगी, जाके सर ये करेगी, फिर उसके बाद ये ऐसे भी करेगी, तो समझ जाएंगे नेताजी कि अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये वाला है, तो फेंक देंगे इसे, लो बने रहो हमारे साथ। ठीक है, तो क्रिमिनल नेता, करप्शन बढ़ेगा। तीसरी बात, एंटी डिफेक्शन लॉ।
दल बदल कानून है, कोई एमपी एमएलए पैसे लेकर पार्टी नहीं बदल सकता है। ठीक, क्यों? कई बार नेता पैसे या पद के लिए पार्टी बदल देते हैं, इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ वाला है। पार्टी तुरंत बदल देते हैं, जीता पार्टी चेंज, ये हटो अब तो हम हटेंगे, इसीलिए 2/3 वाला कानून ला दिया था। जितनी पार्टी है उसका 2/3 का, शायद 2/3 है, 2/3 का कानून है। इतने लोग मिलकर दल बदलेंगे, बदलाव करेंगे तभी हो पाएगा। तो एक विधायक को 10 करोड़ मिलते हैं, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, एंटी डिफेक्शन लॉ उसकी सीट छीन सकती है। समझ में? तो ऐसा नहीं कर सकते। पहले क्या करते थे, एक पार्टी से जीते, इस पार्टी ने ऑफर कर दिया, यार हम इतना करोड़ रुपया देंगे, आ जाओ हमारी पार्टी, जब ऐसे कूद के पहुंच जाता था। ठीक, तो अब ये नहीं हो सकता। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया कि ये नहीं करना है, पार्टी बदलना नहीं है। चौथी बात, लोकपाल लोकायुक्त जांच करने वाली संस्था है, ऊपर के बड़े नेताओं की जांच करने के लिए, बड़े लेवल के नेताओं की जांच करती है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। एग्जाम्पल के लिए, एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप है, लोकपाल उसकी जांच कर देगा, कहेगा हो, प्रधानमंत्री तक को पकड़ लेगा, कहेगा लाइए हम देखेंगे पहले। ठीक है, तो पावरफुल लोगों पर नजर रखना है। ठीक, पांचवा, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता। आचार कमेटी पढ़ाई थी ना, आचार कमेटी याद करिए। आचार कमेटी, एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ पे बहुत सारे एमपी एमएलए बने बैठे पार्लियामेंट में, एक आचार कमेटी बैठी रहती है और यहाँ पे सबसे बड़े चंपी साहब बैठे रहते हैं। ठीक, तो क्या होता है, आचार कमेटी नजर रखती है कि कैसे ये बिहेव कर रहे हैं, मिसकंडक्ट तो नहीं कर रहे। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो ये क्या करती है, रिकमेंड करती है किसको, स्पीकर को। तो स्पीकर क्या करता है, एक्शन ले लेता है, सस्पेंड कर देगा, हटा देगा, ये काम। और एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था स्टूडेंट टीचर का, स्टूडेंट है, टीचर है, प्रिंसिपल है। स्टूडेंट कोई गड़बड़ करता है, टीचर देखता रहता है। ठीक है, फिर टीचर रिकमेंड कर देता है प्रिंसिपल को, देखिए इसने ये गड़बड़ करी। टीचर क्या, प्रिंसिपल क्या करता है, हटा देता है। तो स्टूडेंट क्या है, या एमपी एमएलए, टीचर क्या है, आचार कमेटी, और जो ये प्रिंसिपल है वो स्पीकर। ये तुलना करके बताया था। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट तो नेताओं और अधिकारियों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, ये रूल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक मंत्री अपने रिश्तेदार को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकता, गिफ्ट नहीं ले सकता, ये रूल है। पता चल गया तो क्या होगा, मंत्री पद बैठे हैं एमएलए साहब, चंपी साहब, हटाए जा सकते हैं कि चलो भाई आपने तो गड़बड़ काम कर दिया। पॉलिटिकल अवेयरनेस, जनता की समझ। अगर जनता समझदार होगी तो भ्रष्ट नेता नहीं जीत पाएगा, मतलब एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी। चुनाव जब आते हैं तो इस मूड में नहीं है कि अरे ये तो हमारे फेवरेट नेता है, ऐसे चलेंगे, ये वाला मूड नहीं कि फेवरेट है हमारे, फेवरेट कुछ नहीं, देखा जाएगा उनका, निकालते हैं ना वो, हम जीतेंगे तो हम ये सब चीज करेंगे, अपना एजेंडा दिखाते हैं, एक किताब की तरह कुछ निकालते हैं बढ़िया सा, उसमें उनका चमकता चेहरा रहता है कि अब तो ऐसा बदलाव आएगा कि पूछिए मत। लेकिन अगर कोई ढंग का पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होगा तो खुद पॉलिटिकल पार्टीज को एनालाइज करके वो समझ जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी में विजन है, किस पॉलिटिकल पार्टी में विजन नहीं है, तुरंत अंदाजा लगा लेगा चुटकी बजा के और तुरंत हटा देगा। किसको चुनना है, अगर उसको लगता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी से, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हुआ है कोई एमपी एमएलए कोई, और एक बहुत सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं उस सीट पे, तो सबको एनालाइज करेगा, समझ जाएगा देख के कि कोई लायक का है नहीं, तो क्या करेगा, जाएगा नहीं वोट देने, घर पे बैठ के खरबूजा खाएगा। एग्जाम्पल के लिए, वोट देने से पहले लोग चेक करते हैं ना कैंडिडेट का क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसकी इनकम, कि गलत आदमी को तो वोट नहीं देंगे, गलत आदमी तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास अपना रिकॉर्ड जमा करना पड़ता है, सब कितने केसेस लगे हैं, क्या क्या है, सब कुछ दिया जाता है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। अभी आपके जितने भी एमपीज हैं ना, उनके भी मिल जाएंगे। आधार कार्ड वाला फोटो लगा होगा, आराम से देखेंगे, कहेंगे ओ माय गॉड, ये तो आधार कार्ड वाला फोटो लगा है इस पे, और उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी और उनके कैंडिडेट के नाम, ये कैंडिडेट है, इस पे इतने क्रिमिनल चार्जेस है। ठीक है, तो इस वोटर को क्या होना पड़ेगा, स्मार्ट। तो इससे क्या होगी, क्लीन पॉलिटिक्स, नहीं तो भ्रष्ट पॉलिटिक्स होगी। तो राजनीति में क्या है, भ्रष्टाचार रोकने के लिए पैसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्रिमिनल लोगों को रोकना चाहिए, और पार्टी बदलने पर रोक होना चाहिए, लोकपाल जैसी एजेंसी होनी चाहिए, और क्लियर रूल होने चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट जैसा। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, और जागरूक जनता का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, भ्रष्टाचार रोकने के और कौन कौन से तरीके हैं, और कौन से तरीके, इंटरनेशनल कॉपरेशन। मैंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बारे में बताया था, प्रत्यर्पण संधि हिंदी में बोलते हैं, प्रत्यर्पण संधि, प्रत्यर्पण संधि। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, ये क्या होता है, एक देश का दूसरे देश से संधि। मान लीजिए ये एक्स देश है, ये वाई देश है, एक्स देश में किसी ने बहुत बड़ा घपलेबाजी करके भागा, ठीक है, विजय मल्ल्या टाइप, यहाँ भाग के आ गया दूसरे देश में। अगर इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है
तो ये वाला देश कहेगा, ये एक देश इसको बताएगा कि देखो ये घपलेबाज है, ये हरकत करके भागा है, बहुत करोड़ों का, हजारों करोड़ों का नुकसान किया है इसने। ये देश जो है उसको ढूंढेगा, फिर वापस भेज देगा इस देश में, कुछ भी तिकड़म लगाया वो उठा के फेंक देगा, सबूत दे देंगे, ये वाला देश सबूत दे देगा कि देखो ये पूरा रिकॉर्ड है, और अब उसको एनालाइज करके वो कहेगा कि चलो गेट आउट, हमारे देश में आने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। तो ये क्या है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इस तरीके से भ्रष्टाचार रोका जा सकता है कि देश मिलकर काम करे। भ्रष्ट लोग पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं या भेज देते हैं, इसलिए देशों को मिलकर काम करना पड़ता है, काम करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक बिजनेसमैन फ्रॉड करके पैसा लेकर विदेश भाग गया, ठीक, अगर इंडिया और उस देश का एग्रीमेंट है तो वापस लाया जा सकता है, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, प्रत्यर्पण संधि। ग्लोबल प्रॉब्लम मिलकर सोल्यूशन। दूसरा, टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करें, सरकारी काम ऑनलाइन कर देना चाहिए, रिश्वत कम हो जाएगी। ठीक, पहले क्या था, फाइल लगवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ता था, अधिकारी रिश्वत मांगता था, ठीक है, तो अब क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करो, रिश्वत का चांस कम। जितना ऑनलाइन होता चला गया है उतना रिश्वत का मामला खत्म हो गया, इंटरेक्शन ही नहीं है, आप गए वेबसाइट पे फॉर्म भरा, खत्म हो गया काम। यानी कम कॉन्टैक्ट, कम करप्शन। तीसरा, गुड वर्क, रिवॉर्ड करप्शन पनिशमेंट। जब कोई जो ईमानदार है उसे रिवॉर्ड दो, जो भ्रष्ट है उसे पनिश करो। एक अधिकारी है, ईमानदारी से काम करता है, उसको प्रमोशन देना चाहिए। दूसरा रिश्वत लेता है, उसको नौकरी से निकाल देना चाहिए कि जाओ भाई घर भागो, यहाँ आने की जरूरत नहीं। गुड बिहेवियर रिवॉर्ड, बैड एक्टिविटी पनिशमेंट। चौथी बात, पहले से रिस्क पहचानना चाहिए, आना चाहिए। जहाँ करप्शन होने वाला है, होने का चांस ज्यादा है, वहां पहले ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, ठेके में अक्सर करप्शन होता है, तो क्या करें, सीसीटीवी लगाना चाहिए, ऑडिट करो, ट्रांसपेरेंसी रखो। ये एरिया जो है, ये ठेके उके का वाला मामला, कॉन्ट्रैक्ट वाला मामला, यहाँ पे बहुत भ्रष्टाचार होता है बड़े लेवल पे। जब आपको पता है, आपने पूरा ट्रेंड देखा हुआ है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार होता ही होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी करना चाहिए, सीसीटीवी लगाना, ऑडिट करना, और खुद मुखर होकर गवर्नमेंट को जाके वहाँ पे देखना चाहिए। जब खुद ही गवर्नमेंट मिली हो तब क्या हो, तब फिर क्या, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ये वाला मामला हो जाएगा। पांचवी बात, दूसरे देशों से सीखना चाहिए, जो देश करप्शन कम करते हैं उनसे सीखना चाहिए। किन से, सिंगापुर, डेनमार्क। यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट रूल्स है, फास्ट जस्टिस है, इंडिया को ये भी अपनाना चाहिए, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉपी करना चाहिए हमें। लेकिन हमारे यहाँ क्या गड़बड़ी हो जाती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सा करते हैं, सोमालिया वाला, कहाँ करप्शन सबसे ज्यादा, कौन कौन से तरीके हथकंडे अपनाए कि बस करप्शन करना है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए देशों को मिलकर काम करना होगा, टेक्नोलॉजी यूज करनी होगी, अच्छे को रिवॉर्ड देना, गलत को पनिश करना होगा, और रिस्क पहले से पहचानना होगा कि कहाँ, गवर्नमेंट को अच्छे से पता है कि कहाँ पे करप्शन होने वाला, उस पे जाके उनको। लेकिन लेजीनेस का, कोई लेजी हो जाते हैं, लेजी कौन, जो डिपार्टमेंट ये वाले हैं पकड़ने वाले, कहा कि इतना बड़ा तंबोड़ा निकाल के ऐसे घूमते रहते हैं, तो दूसरे देशों से सीखना होगा। तो फाइनल बात, भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या करना है, स्मार्ट सिस्टम, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल कोऑपरेशन, ये सब जरूरी है, ठीक, ये सब। लेकिन मेरी भी एक फाइनल बात है, कितना भी कर ले, कितना भी कर ले, कोई ना कोई लूप होल ढूंढ के निकाल लेते हैं कि अब तो ये इस तरीके से नहीं, अब हम इस तरीके से भ्रष्टाचार करेंगे, पकड़े नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अब क्या करना है, PY क्यों उठाना है, PY क्यों उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PY क्यों मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1000 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 1-2 बार टेस्ट खेलिए, बस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।